Hello everyone, welcome to all of you on this YouTube channel Saurabh Goswami History Optional for UPSC. This video is the part of our free History Optional PYQ discussion program where we are covering previous year questions from the year 2020 to 2025, and today we are going to discuss previous year question for the year 2020, and here we are going to discuss paper 2 section B, that is world history. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। दोस्तों ये पूरी की पूरी वीडियो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होगी, लेकिन प्राइमरीली इंग्लिश में होगी, जहाँ पर कि मॉडल आंसर वगैरह सब कुछ इंग्लिश में डिस्कस किए जाएंगे। कीवर्ड्स भी इंग्लिश में होंगे, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में हिंदी का प्रयोग करूंगा जिससे हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को भी लाभ पहुंच सके। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो सीरीज के फॉर्मेट से फैमिलियर होंगे, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारी वीडियोस इस सीरीज में मैंने अपलोड की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2020 का वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट बी ऑफ द वीडियो। फॉर्मेट जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि पार्ट ए ऑफ द वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5A B C D E, जो कि 5-10 मार्कर क्वेश्चन थे, ये डिस्कस किया था। तो आज पार्ट बी ऑफ द वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 6A, B और C। तो आज की इस वीडियो डिस्कशन में टोटल 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और 50 मार्क्स के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यूपीएससी की वेबसाइट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री ऑप्शनल का आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे अवेलेबल है। और फिर वीडियो डिस्कशंस को देखते हुए आप ये कोशिश करेंगे कि पेन और पेपर का यूज़ करेंगे। अगर आप मेरे वीडियो डिस्कशंस को रेगुलरली देख रहे हैं तो इससे आपका नोट्स भी बनता चला जाएगा और PYQ सीरीज़ का इंपॉर्टेंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस पेपर हैज़ बीन डाउनलोडेड फ्रॉम द यूपीएससी वेबसाइट इटसेल्फ। दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर फॉर 2020। इसका जो सेक्शन ए है, दैट इज़ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 2020 का सेक्शन है, ये हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सारे सॉल्यूशंस 2020 के हमने अपलोड किया हुआ है। नाउ हियर दिस इज द सेक्शन बी एंड दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5 which we have already discussed in part A of the video, which is uploaded on our YouTube channel। 5A, B, C, D and E ये हमने ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया है। So today we are going to discuss question number 6A, B, C। तो आज यही 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड दिस इज पार्ट बी ऑफ द वीडियो। यह मेरे वीडियो का पार्ट बी है। तो सबसे पहले तो हम थीम्स को आइडेंटिफाई करें। फर्स्ट आइडेंटिफाई द थीम्स हियर। सो क्वेश्चन नंबर 6A इज ऑफ 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का मतलब 300 वर्ड्स आपको लिखना है। समवेयर नियर 270, 280, 300 आप लिख सकते हो। कोई ऐसा स्ट्रिक्टली मेंशन नहीं है कि 300 में दिया, बट हमने एक फॉर्मेट बनाया कि 10 marker question we will write in 150 words, 15 marker we will write in 250 words, and if it is 20 marker we will write to in 300 words, but up to 300 है ये। if you are able to write the answer in 250 words, that's an excellent thing। ठीक है, अगर 250 वर्ड्स में कोई आंसर लिखना है, अगर आप उसको 200 वर्ड्स में इफेक्टिवली लिख पा रहे हो तो ये और बेहतर बात है। चलिए, वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करना है ना, उस लिमिट के अंदर आप रहें, ये उतना बेहतर है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट आइडेंटिफाई द थीम्स, देन वी विल डू द डिटेल्ड डिस्कशन। सो क्वेश्चन नंबर 6A says that Napoleon was not a revolutionary, but he solidified many of the revolutionary changes of 1789 to 1791, and he himself supported most of the ideas and proposals of Enlightenment philosophers substantiate। In Hindi, the question says that नेपोलियन स्वयं एक क्रांतिकारी नहीं था, परंतु उसने 1789 से 1791 के मध्य हुए अनेकों क्रांतिकारी परिवर्तनों को सुदृढ़ता प्रदान की तथा उसने स्वयं प्रबोधन चिंतकों के अनेक विचारों तथा प्रस्तावों का समर्थन कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो इस क्वेश्चन का थीम जो है वो क्या है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नेपोलियन। बहुत ही पॉपुलर थीम है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थीम इन वर्ल्ड हिस्ट्री। जीएस में भी आप पढ़ते हैं, ऑप्शनल में तो ऑब्वियस से पढ़ेंगे। तो ये थीम हो गया। क्वेश्चन नंबर 6B का थीम क्या है? द क्वेश्चन इज सेइंग दैट लिंकन्स मेन थीसिस वाज दैट स्लेवरी इशू had to be decided one way or the other,
and could no longer be evaded by compromise. Comment in the light of his role in the American Civil War. लिंकन की मुख्य अवधारणा थी कि दास प्रथा के मुद्दे का किसी न किसी रूप में निर्णय करना होगा तथा इसे समझौतों द्वारा अधिक समय तक टाला नहीं जा सकता। अमेरिकी गृह युद्ध में लिंकन की भूमिका के संदर्भ में टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन का थीम क्या आइडेंटिफाई किया आपने? जैसे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी पढ़ना है आपको सिलेबस में और अमेरिकन सिविल वॉर भी पढ़ना है। तो अमेरिकन सिविल वॉर जो है 1861 टू 65, और इस सिविल वॉर में जैसा कि आप जानते हैं कि ये सिविल वॉर किस मुद्दे से जुड़ा हुआ था? स्लेवरी से जुड़ा हुआ था, है ना। तो इस सिविल वॉर से जुड़ा हुआ ये रोल है और ये भी पूछ रहा है कि लिंकन का रोल क्या था यहाँ पे, ये आपको बताना होगा। साथ ही साथ स्लेवरी से जुड़ा हुआ इसमें इशू है कि दास प्रथा के मुद्दे को किसी न किसी रूप में निर्णय लेना होगा, समझौतों से अधिक समय तक टाल नहीं सकते। तो यहाँ कुछ समझौतों की भी बात है जो आगे मैं इन डिटेल डिस्कस करूंगा। तो ये भी दिस थीम इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर, अमेरिकन सिविल वॉर और स्लेवरी। फिर देखो क्वेश्चन नंबर सी, द 1848 revolutions frightened the crowned heads of Europe and caused several to abdicate. Those who remained were cognizant of the threats posed by liberalism, नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म कमेंट। सन 1848 की क्रांतियों ने यूरोपीय राजाओं को भयभीत कर दिया तथा उनमें से अनेकों को पद छोड़ना पड़ा। जो बचे रहे उन्हें उदारवाद, राष्ट्रवाद और समाजवाद जनित धमकियों का ज्ञान था। ये भी एक स्टेटमेंट है। ये तीनों ही क्वेश्चन स्टेटमेंट्स हैं और पहले में हमें क्या करना है? सब्सटेंशिएट करना है। दूसरे में क्या करना है ना, वी हैव टू डू कमेंट। तीसरे में क्या है? कमेंट। ओवरऑल क्रिटिकली एग्जामिन करना है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे देने हैं नेपोलियन वाले क्वेश्चन में। यानी कि द थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर थीम। देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो हम पढ़ते ही हैं और हमें पता है कि R1, R2, R3 का कॉन्सेप्ट क्या है। R1 है 1789, R2 1830 और R3 क्या है? 1848। तो बेसिकली क्वेश्चन फोकस कर रहा है 1848 के रिवॉल्यूशन पे कि 1848 में जो रिवॉल्यूशन हुआ इससे यूरोप में जो राजा थे वो डर गए और उन्हें पद छोड़ना पड़ा। जो बच गए उनको जो प्रोग्रेसिव आइडियल्स हैं, जो उदारवाद, राष्ट्रवाद और समाजवाद, इनसे क्या फ्यूचर में थ्रेट्स हो सकते हैं, इस बात का पूरा अंदाजा था, अनुमान था। दिस वाज द क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थीम। अच्छा, इसके पहले वाली वीडियो में पार्ट ए में मैंने बताया था कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने करने हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से कितना करना है। जो जिस मॉडल पे हम काम कर रहे हैं कि क्वेश्चन 1 और 5 तो कंपलसरी है, बट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से हम 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और वर्ल्ड हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो उस हिसाब से देखें तो अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री में इफ वी हैव अटेम्प्टेड दिस कंपलसरी क्वेश्चन, इसको करना ही करना है, तो इसमें इफ का सवाल ही नहीं, हम करेंगे ही करेंगे। इसके बाद केवल एक सवाल करना है। तो इफ यू हैव सेलेक्टेड दिस क्वेश्चन, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आइडिया कि इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये तीनों के तीनों ही थीम बहुत ही पॉपुलर थीम है और मुझे लगता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में जहां भी आप क्लास करते हो, हर क्लास में आपके टीचर्स ने इन तीनों थीम्स को जरूरी पढ़ाया होगा। अब बच गए रिमेनिंग 2 थीम्स। तो अगर आपने एक कर लिया तो ये दोनों क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। बल्कि क्या है कि यहाँ पे दोनों ही थीम्स, मतलब ये दोनों ही सेट जो है ना क्वेश्चंस के, ये ऐसे हैं जिनको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। सो इन आवर क्लासेस वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी मैं डिस्कस करूंगा इन पार्ट सी ऑफ द वीडियो एंड आई विल ऑल्सो डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 इन पार्ट डी ऑफ द वीडियो। बट आपके पास ऑप्शन है ये दोनों क्वेश्चन छोड़ देने का एग्जाम में, केवल ये लिखोगे तब भी काम चल जाएगा। तो पूरे क्वेश्चन पेपर को देख के ऑप्शनल वाले बच्चों को घबराना नहीं चाहिए। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि अगर आपने सारे PYQs प्रैक्टिस कर लिए, चलो एग्जाम में तो केवल एक करना है, ये दोनों छोड़ना है, बट अगर हमने इस तरह से इनके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए ना, अगर थीम के डिटेल डिस्कशन के साथ, प्रॉपर आंसर फॉर्मेटिंग के साथ, तो ट्रस्ट मी मतलब 300+ मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता। और देखो एक नया ट्रेंड चला है कि टीचर क्लास में आके अपने मार्क्स बताता है कि मैंने इतने नंबर पाए, मैंने इतने नंबर पाए। आप कहीं पे भी कोई क्लास करो तो चाहे टीचर ने चाहे जितने अच्छे मार्क्स पाए हो, टीचर सेलेक्टेड हो, टीचर सेलेक्टेड नहीं हो, बट स्टूडेंट्स के सामने एक क्राइटेरिया होना चाहिए, वो है सेल्फ इवैल्यूएशन का, कि क्लासेस करने के बाद आपकी थीम की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपको आंसर राइटिंग का कॉन्फिडेंस कितना आ रहा है और कितना बेहतर आंसर आप लिख पा रहे हो लॉजिकली। अगर ये 2-3 पैरामीटर्स पे आप सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं कर सकते हो तो पहली चीज कि आप इस तैयारी के लिए फिट बिल्कुल नहीं हो। देखो तैयारी है, लाखों लोग तैयारी करते हैं यूपीएससी की, तो एक भीड़ है,
ठीक है, तो आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो कि उस भीड़ में से बच्चों का एक ग्रुप ऐसा है जो सीरियस लर्नर है, सीरियस एस्पायरेंट है, तो क्या आप उस ग्रुप में हो? ये बात जानने के लिए जो पैरामीटर है ना, वो मैंने आपको बता दिया, और इस पैरामीटर पे आप खुद को जज करोगे। आपका आधा से समय खराब हो जाता है टीचर को ही जज करने में, ठीक है। तो आप खुद को इवेलुएट करिए, और आपके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि क्लासेस की क्वालिटी को आप वेरीफाई खुद कर सके। ये बात आप समझिए। चलिए, तो हम डिस्कस करते हैं। मैं सिर्फ अपनी क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल। मेरी भी क्लास को आपको वेरीफाई करनी चाहिए, और अपने लॉजिक, जैसे मैंने कहा ना कि कोई एक वीडियो देखो, 2 वीडियो देखो, 3 वीडियो देखो, कम से कम 2-3 वीडियो देखो, देन डिसाइड कि ये सीरीज हमें देखनी है। फिर आप देखिए, अगर आपको लगता है कि 1-2 वीडियो देखने के बाद कि नहीं नहीं नहीं, इस टीचर का आंसर, स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं है, तो मत देखो। बहुत सीधी सी बात है ना, क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है। और वो जो 5-10 मिनट का ट्रेलर टाइप का वीडियो होता है, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि उससे आप लोग सीख क्या पाते हो। जो सुबह से शाम तक वो रील टाइप की वीडियोस आप देखते हो, तो क्या सीख पाते हो ट्रेलर टाइप की वीडियोस से, है ना। तो जेन्युइनली टीचर्स को भी एटलीस्ट फ्री मटेरियल में कुछ ऐसा दे देना चाहिए जिससे बच्चे एटलीस्ट दे कुड गेट समथिंग, क्योंकि वो समय दे रहे हैं ना, आपकी वीडियोस को देख रहे हैं, तो आप पे विश्वास के साथ वो समय दे रहे हैं, तो आपके समय की भी कीमत है। तो फॉर दैट रीज़न मैंने यहाँ पे कुछ वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करनी ही करनी है, और ये सारी चीज़ों से आपको बेनिफिट एग्जाम में डायरेक्टली होने वाला है, ठीक है। तो आप खुद तय करिएगा कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं कि नहीं। चलिए, आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये सारा कुछ तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, सो नाउ वी हैव टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6, A, B एंड C। सो दिस इज द क्वेश्चन। आई एम अगेन रीडिंग द क्वेश्चन, क्योंकि सबसे पहला काम हमें ये करना है कि क्वेश्चन को तोड़ना है। क्वेश्चन को तोड़ के देखना है, डिकोड डिकंस्ट्रक्ट करके देखना है कि क्वेश्चन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, जिनका आंसर हमें करना है। So here, what is the question? Again, I am reading. Napoleon was not a revolutionary. ये क्वेश्चन में ही बता रहा है एक पार्ट में कि Napoleon was not a revolutionary. यानी while writing the answer, you will have to answer why Napoleon was not a revolutionary. ठीक है, एक कंपोनेंट को तो हमने पकड़ लिया। फिर क्या कह रहा है? But he solidified many of the revolutionary changes of 1789 to 91. दूसरा पार्ट ये है। लेकिन नेपोलियन ने क्या किया कि 1789 से 91 के दौरान बहुत सारे जो रिवॉल्यूशनरी चेंजेस थे, उनको क्या किया? सॉलिडिफाई किया, और भी ज्यादा मजबूत किया। यानी इन द आंसर हमें यह भी बताना होगा कि 1989 टू 91 के बीच में वो कौन से रिवॉल्यूशनरी चेंजेस थे जिनको नेपोलियन ने सॉलिडिफाई किया। दिस वी विल ऑल्सो हैव टू रिफ्लेक्ट इन आवर आंसर, दैट बिटवीन 1789 टू 91 विच आर दोज रिवॉल्यूशनरी changes which has been further consolidated or solidified by Napoleon. And the third part of the question says that, and he himself supported most of the ideals and proposals of enlightenment philosophers. यानी नेपोलियन ने क्या किया कि he supported most of the ideas of enlightenment philosophers. enlightenment philosophers के बहुत सारे विचारों को नेपोलियन ने खुद सपोर्ट किया। अब यहां पे देखो, ये नहीं लिखा हुआ है कि नेपोलियन सपोर्टेड ऑल द आइडियाज ऑफ enlightenment philosophers. ऑल तो नहीं लिखा है, most लिखा हुआ है, most of the ideas of enlightenment philosophers. इसका मतलब यह है कि कुछ प्रोग्रेसिव आइडियल्स को नेपोलियन ने सपोर्ट किया, कुछ प्रोग्रेसिव आइडियल्स को इसने छोड़ दिया, ठीक है, he did not support it. So while writing the answer we will have to focus on all these developments, ठीक है, कि if and substantiate means with examples we have to write. Okay, so this is the general question. And आपको क्या करना है? क्वेश्चन लेना है, डाउनलोड करना है यूपीएससी की वेबसाइट से, और वो बाजार के क्वेश्चन बैंक वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। वो 20-20, 30-30 हज़ार रुपए मंथली पे लड़के बैठ के कंटेंट तैयार कर रहे हैं कोचिंगों में, उन्हीं लोगों ने तैयार किया है। किताब ज़्यादा बिके तो कभी कभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की फोटो उस पर चिपका देते हैं, तो थोड़ा ये सब समझा करिए आप लोग। डाउनलोड द पेपर्स फ्रॉम यूपीएससी वेबसाइट, और ट्रस्ट मी
those people who are framing these UPSC questions, they are the very good scholars of history. ठीक है, बहुत अच्छे स्कॉलर्स हैं हिस्ट्री के, और अच्छे स्कॉलर्स जो हैं दे ऑल्सो यूज टू इवेलुएट योर आंसर्स, वही आपके आंसर्स भी इवेलुएट करते हैं. सो व्हेन यू लुक एट द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चंस, ओके, यू विल रियलाइज कि कितने स्मार्ट क्वेश्चंस बनाए गए हैं. और आंसर लिखते वक्त अगर आपने बहुत ही स्मार्टली क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, अगर आपने उसमें से कुछ बातों को भी अपने आंसर में रिफ्लेक्ट कर दिया तो ट्रस्ट मी यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स. ठीक है, वो इसलिए नहीं बैठे हैं कि हिस्ट्री वाले कैंडिडेट से हमें बदला लेना है, हिस्ट्री ऑप्शनल को यूपीएससी में खराब कर देना है, हिस्ट्री ऑप्शनल से बच्चे सेलेक्ट नहीं होने देने हैं. ऐसे थोड़ी ना कोई बैठा हुआ है. किसी भी सब्जेक्ट के साथ ऐसा नहीं है बच्चों, ट्रस्ट मी. ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को इवेलुएट करने के लिए जो स्कॉलर जाएगा वहां, प्रोफेसर जाएगा, वो तो उसी सब्जेक्ट का है. वो क्यों चाहेगा कि भाई हिस्ट्री ऑप्शनल खराब हो जाए, फिलॉसफी खराब हो जाए, पबैड खराब हो जाए, हिंदी लिटरेचर खराब हो जाए? वो क्यों चाहेगा, जरा तुम ही बताओ. कोई लॉजिकल सेंस है? नहीं. ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री, खासतौर से आपकी जो देखो यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स हैं, बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं, उनके पढ़ने पढ़ाने का लेवल अलग है, लेकिन कोचिंग इंडस्ट्री में चीजें क्या चलती हैं, एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग चलती हैं. बट जब एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग एक टीचर पढ़ाता है, दूसरा टीचर पढ़ाता है, लेकिन उसके बाद 100-200 टीचर उसी 2-3 टीचर्स की नकल करना शुरू कर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि जो इनोवेशन है, जो नई चीजें हैं, वो पनप ही नहीं पाती मार्केट में. और जो नए टीचर्स हैं जो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रहे हैं, कई बार मार्केट उनको एकोमोडेट ही नहीं करता है. उन्हें या तो कहीं बहुत अच्छे ब्रांड के साथ ऑप्शनल पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा, या यूट्यूब पे प्रेजेंस बनाना भी आज के समय में बहुत बड़ा चैलेंज है. तो ये बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं बहुत सारे नए टीचर्स को भी, जो बहुत अच्छे स्कॉलर्स हैं अपने सब्जेक्ट के. आई यूज टू कम अक्रॉस वेरियस सच पीपल एंड द टीचर्स. ठीक है, कि जो बहुत ही अच्छे स्कॉलर्स हैं. ठीक है, ऐसा मत समझना कि मैं एक शील्ड बना के मैं खुद अपनी तारीफ कर रहा हूं. नहीं, मैं एक जेन्युइन प्रॉब्लम बता रहा हूं. और ये बार बार मैं आपको क्लासेस में इसीलिए बताता हूं कि आपका जो फोकस होना चाहिए वो क्लास के कंटेंट पे होना चाहिए. किसी भी टीचर को जज करने के लिए क्लास की कंटेंट आपको देखनी है, डिलीवरी देखनी है, टीचर जो बता रहा है वो आपको कितना समझ में आ रहा है ये देखना है. ठीक है, नहीं तो फिर वही है कि 2000 रुपए वाली शेरवानी करोल बाग में 2 लाख में बेच दी जाती है ब्रांड का लोगो लगा के. ठीक है, तो थोड़ा इस बात को ध्यान में रखना है आपको. चलिए अब हम आंसर डिस्कस करते हैं. तो नेपोलियन वॉज नॉट अ रिवॉल्यूशनरी. तो अब देखो, यानी वाई नेपोलियन वॉज नॉट अ रिवॉल्यूशनरी. फर्स्ट वी विल डू थीम एनालिसिस, देन आई विल डिस्कस द आंसर. ठीक है, या फिर अगर उसने प्रोग्रेसिव आइडियल्स को सपोर्ट किया तो किन प्रोग्रेसिव आइडियल्स को सपोर्ट किया. और ये बात हम कैसे समझ सकते हैं कि नेपोलियन ने एनलाइटनमेंट आइडियाज को सपोर्ट किया? इसके लिए हमें नेपोलियन, द काइंड ऑफ रिफॉर्म्स दैट वाज इनिशिएटेड बाय नेपोलियन, चाहे वो लीगल रिफॉर्म्स हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो, सोशल रिफॉर्म्स हो, जब हम उसके रिफॉर्म्स को देखेंगे देन वी कैन हैव आइडिया कि उसने जो प्रोग्रेसिव आइडियल्स हैं उनको सपोर्ट किया था कि नहीं किया था. उस पर एनलाइटनमेंट के प्रोग्रेसिव आइडियल्स का इन्फ्लुएंस था कि नहीं. रीजन, तर्क बुद्धि है ना, या प्री एस्टैब्लिश्ड नोशंस एंड बिलीफ्स ऑफ चर्च, वो उसको मानता था कि रेशनलिटी को मानता था, वो सेक्युलरिज्म को मानता था, कि ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स एंड प्रिंसिपल्स को मानता था, है ना. वो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज एंड प्रिविलेज्ड ऑर्डर में विश्वास करता था, या इनइक्वालिटी को खत्म करना, फ्यूडल ऑर्डर को खत्म करना, मेरिटोक्रेसी को प्रमोट करना, सबको समान अवसर मिले, सबको राइट अपॉर्चुनिटी मिले, इस बात पे नेपोलियन विश्वास करता था. तो ये सारी बातें हमें समझनी होगी. सो दिस क्वेश्चन इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन है. तो ये वैसे 10 मार्कर क्वेश्चन, you have to write the answer of this question in 150 words plus trust me this question requires a holistic understanding of the entire developments during French Revolution along with the reforms initiated by Napoleon. जब तक आपकी बहुत अच्छी समझ नहीं होगी इसका अच्छा आंसर आप लिख नहीं पाएंगे. तो PYQ क्लास की अपनी एक लिमिटेशंस है, but still we are discussing the theme, so I will discuss many components of this topic so that आप इसका आंसर बहुत बेटर ढंग से लिख पाओगे. जैसे एक बात ये कही जाती है कि नेपोलियन was not a revolutionary. एक एक करके मैं आपको बताता हूं, फिर लास्ट में मैं आंसर भी डिस्कस करूंगा तो आप समझ जाओगे. जैसे नेपोलियन was not a revolutionary. How can you say that Napoleon was not a revolutionary? So in classes you must have studied, आपने पढ़ा होगा
कि 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, तो यस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद जो एंशिएंट रिजीम है वो खत्म होती है, ठीक है। मिडिवल ऑर्डर जो है या फिर जो सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस है उसको चैलेंज होता है, बट इसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है ना, ये एक लंबा हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस है। जो चीजें 1789 में शुरू हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, ठीक है, 1848 तभी तो हमने कॉन्सेप्ट दिया R1 R2 R3 का, यानी कि R1 में के बाद R2 में थोड़ी बहुत चीजें पूरी हुई, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यहाँ आता है, फिर हम R3 में सेकेंड रिपब्लिक स्टैब्लिश करते हैं। तो जो रिवॉल्यूशन का सपना है, ऐसा नहीं कि 1789 में ही पूरा हो गया, इसके बाद एक जो टाइम है वो ट्रांजिशन का फेज है। जैसे आप यहाँ पे देखते हो 1789 के बाद 1992 का फेज है, 92 से 95 का फेज है। ये सब मैंने क्लासेस में बताया आपको, फाउंडेशन क्लास में। 95 से 99 का फेज है, 1799 से 1804 का फेज है, 1804 से 1814 15 का फेज है। ये आपने क्लास में पढ़ा होगा, ये पूरा डिटेल में यहाँ नहीं बताऊंगा मैं। बस मैं इतना बताना चाहता हूं कि क्या होता है, नेपोलियन बिकेम एम्परर इन 1804। नेपोलियन फ्रांस का एम्परर बन जाता है 1804 में। अब बताओ रिवॉल्यूशन कब हुआ? 1789 में। अच्छा, इसके पहले क्या है? ठीक है, इसके पहले आपको पता है कि डायरेक्टरी रूल है, जहां पे 5 मैन डायरेक्टरी रूल है, 5 मैन डायरेक्टरी रूल है, ठीक है। उसके बाद कॉन्सुलेट सिस्टम है, जिसमें नेपोलियन अपने आप को फर्स्ट काउंसिल बना लेता है और धीरे धीरे सारी की सारी पावर्स अपने हाथ में सेंट्रलाइज कर लेता है। और 1804 आते आते नेपोलियन डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ फ्रांस। तो जब वो खुद को ही एम्परर डिक्लेयर कर देगा, तो आप बताओ क्या उसने रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज, डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, या हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए काम किया? यहां पे तो वो क्या दिख रहा है कि ही इज नॉट अ रिवॉल्यूशनरी। 1804 में नेपोलियन का एम्परर बनना क्या दिखला रहा है? इट शोज द रिवाइवल ऑफ मोनार्की। 1804 में नेपोलियन का एम्परर बनना क्या दिखला रहा है? रिवाइवल ऑफ मोनार्की। ये सबसे बड़ी बात है। तो मोनार्की आना, मोनार्की का रिवाइवल होना, जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट के जो प्रोग्रेसिव आइडियल्स हैं या जो प्रोग्रेसिव आइडियल ऑफ लिबर्टी है, इसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है, ठीक है। Whenever you are talking about revival of monarchy, so it is contradicting with the progressive ideals of liberty. So Napoleon became emperor, and in this way he is doing what? Okay, liberty idea जो है, या एक और आइडिया है जिसको आप कहते हो पॉपुलर सॉवरेनिटी, लोकप्रिय संप्रभुता, यानी संप्रभुता जनता में नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों विचार हैं, लिबर्टी और पॉपुलर सॉवरेनिटी, ये दोनों खारिज हो जाते हैं। तो विद नेपोलियन डिक्लेयरिंग हिमसेल्फ एज द एम्परर, with the revival of monarchy, what do we see? We see here that the idea of liberty, the idea of popular sovereignty, ठीक है, these two ideas are in the situation of threat. और जब कोई भी मोनार्क होगा तो क्या मोनार्क फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लाएगा कि कहीं ना कहीं एक प्रेस सेंसरशिप जैसी चीजें होंगी? मोनार्क हमेशा क्या करेगा? उसकी एक सीक्रेट पुलिस होगी, वो सीक्रेट पुलिस नजर रखेगी कि राजा की सत्ता को कहीं खतरा ना हो, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि बात तो नेपोलियन प्लेबिसाइट की करेगा, जनमत संग्रह की, जो सैटेलाइट एरियाज ऑफ नेपोलियंस कंट्रोल हैं वहां पे प्लेबिसाइट की बात करेगा, बट वो प्लेबिसाइट या जनमत संग्रह इट इज कंट्रोल्ड, ठीक है। जो जनमत संग्रह है प्लेबिसाइट, इट इज ऑल्सो मैनिपुलेटेड. So this shows that to some extent the ideals of liberty were curtailed. This shows that to some extent the ideals of popular, to some extent क्या पूरी तरह से ideals of popular sovereignty were curtailed, and at the same time, okay, freedom of speech and expression are also curtailed. ठीक है, तो ये बात आपको समझना है कि नेपोलियन का एम्परर बनना एक हायरार्किकल ऑर्डर जो था फ्रांस में उसके रिटर्न को दिखलाता है. इट शोज द रिटर्न ऑफ हायरार्किकल ऑर्डर इन फ्रांस. इट ऑल्सो शोज द रिटर्न ऑफ हायरार्किकल ऑर्डर इन फ्रांस. तो जब हायरार्किकल ऑर्डर का ही रिटर्न है तो ये पूरी तरह से
इगैलिटेरियन तो नहीं कहा जा सकता, इट कैन नॉट बी सेड फुल्ली इगैलिटेरियन, इसको पूरी तरह से इगैलिटेरियन हम नहीं कह सकते हैं। इन पॉलिटिकल प्रैक्टिस वॉज नेपोलियन अ रिवॉल्यूशनरी? द आंसर इज नॉट। इन पॉलिटिकल प्रैक्टिस नेपोलियन वॉज नॉट अ रिवॉल्यूशनरी। तो दिस लाइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू कैन राइट इन योर नोट्स दैट इन पॉलिटिकल practice Napoleon was not a revolutionary. In political practice Napoleon was not a revolutionary. And the second important thing here, what we see that the democratic aspirations of the people, the aspirations of the French Revolution here has been replaced with authoritarian rule. The democratic aspirations of the people, the democratic aspirations of people has been replaced with authoritarian rule. यानी कि जो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस लोगों के हैं, इट हैज बीन रिप्लेस्ड विथ ऑथोरिटेरियन रूल। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि नेपोलियन को पूरी तरह से हम रिवॉल्यूशनरी नहीं कह सकते। ये पूरी तस्वीर का एक पहलू है, दिस इज वन साइड ऑफ अ पिक्चर। व्हेनेवर वी रीड अबाउट नेपोलियन, सो यू विल फाइंड ओके नेपोलियन इज अ ब्लेंड, ठीक है, ऑफ, ठीक है, कहते हैं ना कि पुरानी और नई शराब को मिला दिया आपने, तो कुछ इसी तरह से है नेपोलियन। ठीक है ना, तो अब ये बात आप समझ गए कि जब हम कहते हैं व्हेनेवर एनीवन सेज दैट नेपोलियन वाज नॉट अ रिवॉल्यूशनरी, सो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड सेइंग दिस? इस ऐसा कहने के पीछे लॉजिक क्या है कि नेपोलियन वाज नॉट अ रिवॉल्यूशनरी? सो वन डायमेंशन इज क्लियर। एक बात तो मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया, नेपोलियन वाज नॉट अ रिवॉल्यूशनरी, क्यों ऐसा कहा गया है। बट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ही सॉलिडिफाइड मेनी ऑफ द रिवॉल्यूशनरी चेंजेस ऑफ 1789-91। यानी 1789 में तो रिवॉल्यूशन है, बट 1789 और 1791 में जो भी पीपल्स एस्पिरेशंस थे, लोगों की इच्छा थी, महत्वाकांक्षा थी, है ना, द पीपल हु आर डिमांडिंग सम रिवॉल्यूशनरी चेंजेस, लोग कुछ क्रांतिकारी परिवर्तनों की मांग कर रहे थे। तो नेपोलियन डिड व्हाट? बाय हिज रिफॉर्म्स नेपोलियन डिड व्हाट? सॉलिडिफाइड और कॉन्सोलिडेटेड मेनी ऑफ दीज चेंजेस। नेपोलियन ने यहाँ पे जो लोगों की एस्पिरेशंस थी, उन बहुत सारी एस्पिरेशंस को पूरा भी किया। देखो, when I am explaining this answer, so I will explain many points, but here always remember some of his reforms were done as first council, some of his reforms were done as okay emperor। कुछ सुधार इसके फर्स्ट काउंसिल के रूप में किए गए सुधार हैं और कुछ सुधार इसके एम्परर के रूप में किए गए सुधार हैं। तो जब मैं इसका आंसर दूंगा, तो चूंकि नेपोलियन एम्परर कब बनता है? 1804 में, तो उसके पहले के भी कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे, तो घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट हिज रिफॉर्म्स। ओके, सो मेनी ऑफ हिज रिफॉर्म्स ओके वेयर बिफोर ही वाज एम्परर। 1804 के पहले भी किए गए कुछ सुधार है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। So here we are talking about consolidation of revolutionary gains. So all of you have studied in your foundation classes that Napoleon introduced some legal reforms. आप सबने पढ़ा होगा नेपोलियन कोड, लीगल रिफॉर्म है। तो जब नेपोलियन कोड को पढ़ते हो, नेपोलियन के लीगल रिफॉर्म्स को पढ़ते हो, तो उसमें क्या हो रहा है? 1789 से 91 के बीच में जो लोगों की एस्पिरेशन से, लोग जिन रिवोल्यूशनरी चेंजेस की मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होता है। Whenever you read about the administrative system that was developed by Napoleon, Napoleon did what? Administrative centralization, administrative centralization किया। जो फ्यूडल ऑर्डर था, जिसमें कि जो नोबिलिटी क्लास था, नोबिलिटी क्लास ही एडमिनिस्ट्रेशन पे कब्जा किए बैठा था। नोबिलिटी क्लास में जो नोबल्स के सन्स एंड डॉटर्स थे, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर ऑक्युपाइड बाय द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द नोबिलिटी क्लास। उस चीज को बदला नेपोलियन ने। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन का मतलब गवर्नमेंट के एजेंट्स प्रोविंसेस में, ठीक है। तो कैसे किया उसने? अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए, फिर एक प्रीफेक्ट सिस्टम वहां पे इंट्रोड्यूस किया। सो व्हेनेवर वी रीड अबाउट दिस एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन, जहां पे मेरिट को बेस बनाया गया, है ना, जो नोबिलिटी क्लास का डोमिनेंस था उसको खत्म किया गया,
सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन में सर्व करने का. सो हियर ऑल्सो वी सी दैट नेपोलियन सॉलिडिफाई और consolidated, है ना, those revolutionary changes which were demanded by people during 1789 to 91. When we talk about Bank of France that was established by Napoleon, रिवॉल्यूशन के बाद देखो कैओस की कंडीशन होती है, ठीक है, इकोनॉमी भी सफर करती है, तो एक फिस्कल डिसिप्लिन लेके आना है, स्टेबल टैक्सेशन सिस्टम लेके आना, बैंक ऑफ फ्रांस बनाना. नेपोलियन ने फ्रांस की जो इकोनॉमिक चैलेंजेस है उनको इफेक्टिवली एड्रेस कैसे किया. सो दिस ऑल्सो सोर्स की 1789-91 के जो रिवॉल्यूशनरी चेंजेस थे उसको उसने सॉलिडिफाई किया. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं. तो लेट्स डिस्कस दीज थिंग्स वन बाय वन. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ ही सॉलिडिफाइड द रिवॉल्यूशनरी चेंजेस डिमांड्स ऑफ द पीपल ड्यूरिंग 1789 to 91. So first we will talk about legal reforms that were introduced by Napoleon. नेपोलियन ने जो लीगल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए. नेपोलियन कोड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन. नेपोलियन ने कहा कि मुझे लोग, ठीक है, जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है इन फ्यूचर हो सकता है भविष्य में, लोग मुझे मेरे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की वजह से ना जाने, लेकिन लोग मुझे नेपोलियन कोड की वजह से जरूर जानेंगे. क्यों नेपोलियन इतना कॉन्फिडेंट था कि उसका नेपोलियन कोड जो है वो ब्लॉकबस्टर है, सुपर डुपर हिट है, लोग उसको नेपोलियन कोड की वजह से जानेंगे? इसका सबसे बड़ा रीजन था इक्वलिटी. इक्वलिटी देखो कैसे, इसका जो कोर और एसेंस पार्ट है वही मैं आपको बता रहा हूं. इक्वलिटी यानी कि हियर नेपोलियन कोड ensures a uniform legal framework. यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क, ये पूरा का पूरा एसेंस है नेपोलियन कोड का. इक्वलिटी, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले, बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, प्रिविलेज्ड बेस्ड सिस्टम था. पता ही है आपको, 3 स्टेट्स थे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट एंड सेकेंड वेर प्रिविलेज्ड, वो प्रिविलेज्ड थे ना, यानी सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी वाज प्रिवेलिंग, असमानता थी और बहुत व्यापक और गहरे स्तर की असमानता थी, जहां पे जो नोबिलिटी किंग था और किंग को क्लर्जीज और नोबिलिटी क्लास मिलके किंग की पावर और अथॉरिटी को सपोर्ट करते थे. एंड क्लर्जीज एंड नोबिलिटी क्लास वेर हैविंग प्रिविलेजेस. ठीक है, नोबिलिटी क्लास के बेटा बेटी सब यही सब लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर का हिस्सा थे. क्लर्जीज के पास बहुत सारी जमीन थी, ठीक है, दे वेर गिवन एग्जेम्पशन टू पे द टैक्सेस, टैक्स नहीं देना था, है ना. आपका सोशल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, टैक्स नहीं देना है, सब कुछ बेनिफिट तो आप ही के पास है. तो फ्रांस में जो सोशल ऑर्डर था वहां इक्वलिटी थी ही नहीं, इनइक्वलिटी थी, प्रिविलेज्ड बेस्ड ऑर्डर था. तो बाय ब्रिंगिंग दिस नेपोलियन कोड, नेपोलियन इंश्योर्ड इक्वलिटी. इट मीन्स दैट ही ended the system of privileges. He ended the system that was based on inequality. असमानता पर आधारित जो व्यवस्था थी, विशेषाधिकारों पर आधारित जो व्यवस्था थी, नेपोलियन ने उसको खत्म किया. कहा देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो क्लर्जी क्लास हो, चाहे वो नोबिलिटी क्लास हो, चाहे वो कॉमनर्स हो. ठीक है, वी विल ट्रीट ईच एंड एवरीवन इक्वली. चाहे आप क्लर्जी क्लास है, चाहे आप नोबिलिटी क्लास है, चाहे आप कॉमनर्स हैं, ईच एंड एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वली. कोई फ्यूडल लॉस नहीं, कोई फ्यूडल प्रिविलेजेस नहीं. ठीक है, सो we will do what? We will bring legal unity. It means that in the eyes of law, each and everyone is equal. Okay, that is a very important achievement. ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि यहां पे आप कह रहे हो legal inequality. In the eyes of the law, each and everyone is equal. क्लर्जी का भी उतना ही, नोबिलिटी क्लास और कॉमनर्स क्लास सब बराबर है. तो इक्वलिटी की वो बात कर रहा है. तो जो 1789 से 1791 में, 1789 के रेवोल्यूशन में जो रेवोल्यूशन का स्लोगन ही था वो क्या था? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. तो बताओ यहां पे जो इक्वलिटी है इसको नेपोलियन कोड से नेपोलियन इंश्योर कर रहा है कि नहीं? डू यू थिंक दैट नेपोलियन इज इंश्योरिंग इक्वलिटी विद दिस नेपोलियन कोड? नेपोलियन कोड से वो इक्वलिटी को इंश्योर कर रहा है. हाँ. अच्छा, लिबर्टी को डंडा मारा उसने, याद है ना आपको, खुद एम्पायर बन गया, तो लिबर्टी पे चोट पहुंचाई, लेकिन यहां पे इक्वलिटी या समानता
इसको लाने के लिए वो नेपोलियन कोड लेके आता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो उसने कहा सर्फडम जैसी चीजें, फ्यूडल ड्यूज जैसी चीजें, एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस जैसी चीजें, या चर्च के पास पावर अथॉरिटी है टैक्स लगाने का, कोई अथॉरिटी नहीं रहेगा। चर्च जो होगा, चर्च एंड द अथॉरिटीज ऑफ चर्च ओके आर सबऑर्डिनेट टू द स्टेट। चर्च और उसके अथॉरिटीज किसके सबऑर्डिनेट होंगे? स्टेट के सबऑर्डिनेट होंगे। एंड लॉ हियर विल बी बेस्ड ऑन रीजन। लॉ किस पे बेस्ड होगा? रीजन पे। लॉ विल नॉट बी बेस्ड ऑन ट्रेडिशन एंड अथॉरिटी, कि चर्च भी नियम कानून बनाएगा, नोबिलिटी क्लास भी नियम कानून बनाएगा, नहीं। लॉ विल बी बेस्ड ऑन रीजन। अब जब आप इस चीज को देखते हो तो क्या इक्वलिटी इनलाइटनमेंट के प्रोग्रेसिव आइडियल्स में से नहीं है? है। लॉ शुड बी बेस्ड ऑन रीजन, प्रोग्रेसिव आइडियल्स है कि नहीं? है। यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क, प्रोग्रेसिव आइडियल्स है कि नहीं? है। लीगल यूनिटी इंश्योर करना, प्रोग्रेसिव आइडियल्स है कि नहीं? है। सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस को खत्म करना, प्रोग्रेसिव आइडियल्स है कि नहीं? है। ठीक है। तो इन सब चीजों को खत्म करना क्या है? प्रोग्रेसिव आइडियल्स है। सो व्हाट वी सी दैट 1789 टू 91 जो भी लोगों की एस्पिरेशंस थी, ठीक है, मेनी ऑफ दीज एस्पिरेशंस, नॉट ऑल, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ देखो, बताया था मैंने, मेनी ऑफ दीज एस्पिरेशंस, नॉट ऑल, सबको नहीं। इसलिए पहले पार्ट में लिखा हुआ नेपोलियन वाज नॉट अ रिवॉल्यूशनरी। तो मेनी ऑफ दीज एस्पिरेशंस वर फुलफिल्ड बाय नेपोलियन और नॉट? द आंसर इज यस, many of these aspirations were fulfilled by Napoleon. So when you look at these legal reforms, when you look at this Napoleon code, you will find that many of these reforms were fulfilled by Napoleon. But Napoleon code की एक limitation भी थी, यानी कि legal unity की तो बात करता है। Napoleon talks about legal unity. In the eyes of law, all are equal, but here women and men are not equal in the eyes of law. Women were put subordinate to their husbands, male fathers, ठीक है। daughters were put subordinate to their fathers, कि उनको उनसे पूछ के कुछ करना है। right of property पे तमाम तरह की restrictions थी। तो this is one of the major limitation, है ना, gender part, ये नेपोलियन कोड की एक limitation थी। The second part is what? Administrative centralization. After legal reforms, when we do see administrative centralization, here also we can say that Napoleon solidified many of the revolutionary changes. How? So the first important thing, in France, in different provinces, what happened? Many departments were created. अलग अलग departments create किए गए, ठीक है। और each and every department was governed by prefect. हर डिपार्टमेंट को कौन गवर्न करता था? प्रीफेक्ट। एंड दीज प्रीफेक्ट्स वेर अपॉइंटेड बाय सेंटर, यानी प्रोविंसेस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही कौन है? प्रीफेक्ट। दे आर इन चार्ज ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एंड इन दिस वे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन हैज बीन डन। एंड नेपोलियन मेड एफर्ट्स कि इन द एंटायर कंट्री, ठीक है, द मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विल बी द सेम। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस नेशन। सो दिस प्रीफेक्ट सिस्टम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रीफेक्ट सिस्टम। इसको तो नेपोलियन 1800 में ही लाया था, जब वो एम्परर बना उसके पहले ही प्रीफेक्ट सिस्टम वो लेके आता है। साथ ही साथ इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट विल हैपन? ओके, इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, फ्यूडल प्रिविलेजेस वेर एंडेड, सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस वेर एंडेड। फ्यूडल प्रिविलेज, सिस्टम ऑफ प्रिविलेज, इसको खत्म कर दिया गया। यानी हियर व्हाट विल हैपन? रिक्रूटमेंट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, यानी मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट किया जाएगा। फ्रांस का जो मिडिल क्लास था, जो बुर्जुआ था, वो यही तो चाहता था। जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था वो यही कहता था कि भाई हम एजुकेटेड मिडिल क्लास हैं, बट वी हैव नो सोशल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, we have no say in administration because the administrative offices were already reserved for the sons and daughters of the feudal lords. So this was opposed during the revolution. ठीक है, तो लोग चाहते थे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन है ये मेरिट बेस्ड हो। Napoleon ensured this merit based participation in administration. It means that careers were open to talent. And the second most important thing is that those people
who will do efficient works in administration, they will be given rewards by the state. यानी कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा काम करते हो तो आपको क्या मिलेगा? रिवॉर्ड. ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि द पीपल विल गेट रिवॉर्ड व्हेन दे विल डू एक्सीलेंट वर्क्स इन एडमिनिस्ट्रेशन. सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड्स वर आल्सो इनिशिएटेड बाय नेपोलियन. ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था जो नेपोलियन ने कर दिया. ये बात आपको ध्यान रखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन गिविंग वे टू मेरिटोक्रेसी, jobs and careers on the basis of merit, talent, ending system of privileges here is also one of the excellent tasks that was done by Napoleon. Now, the third and the most important thing is, okay, economic reforms that were introduced by Napoleon. तीसरा सबसे important हिस्सा है जो economic reforms initiate किए नेपोलियन ने, that is the third important point, economic reforms. तो देखो, whenever we have already discussed about French Revolution. French Revolution में एक बड़ा रीजन क्या था कि देयर वाज अ फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस. वो इकोनॉमिक क्राइसिस सॉल्व नहीं हो पा रही थी. 1680 से ही 1789 तक कॉन्टिन्यूसली जो नेशनल डेप्ट था, स्टेट गवर्नमेंट का जो डेप्ट था वो बढ़ता जा रहा था, है ना. द गवर्नमेंट वाज इन अ डेप्ट ट्रैप. और मिलिट्री एक्सपेंसेस आपको पता ही है, डिफरेंट वॉर्स वेयर फॉर, तमाम चीजें थी. लास्टली 1788 में क्या हो गया? क्रॉप फेलियर, है ना. एंड देयर वाज अ, यू कैन से दैट, deepening economic crisis before the France at the time of revolution. And after this revolution what will happen? revolution के बाद पूरा सिस्टम हिल जाएगा. ठीक है, सिस्टम क्या हो जाएगा? जैसे मान लो कि जो कुछ सिस्टम में सिस्टमेटिक रूप से चला आ रहा है, रिवॉल्यूशन के बाद जब नई चीजें आएंगी, नई चीजें का मतलब क्या हो गया? whenever you will see new things after revolution, it means that the lack of discipline, fiscal discipline की बात करें, the lack of fiscal discipline, ठीक है, the lack of you can say a strong taxation policy, तमाम ऐसी चीजें नहीं रहेंगी, है ना. आपको पता ही है किसी भी देश में कोई क्रांति वगैरह कुछ ऐसा हो तो करेंसी क्राइसिस जैसी चीजें आ जाती हैं, क्रेडिट की समस्या हो जाएगी, तमाम ऐसी चीजें होंगी. देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस. तो देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, देयर वाज वन मेजर रीजन फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इकोनॉमिक क्राइसिस. And after 1789, we see that this economic crisis, okay, was further deepening. है ना? Now what will happen? Napoleon made efforts to solve this economic crisis. Establishment of Bank of France in the year 1800 was a part of it. जैसे इंडिया में RBI, वैसे बैंक ऑफ फ्रांस बनाया गया. बैंक ऑफ फ्रांस आने की वजह से क्या होगा? This Bank of France will do what? Restore credit. This Bank of France will make efforts to ensure fiscal discipline. Currency, regulated currency, ठीक है, regulated currency आएगी. And this will try to solve the fiscal challenges that were before the France. The taxation system. Taxation system को क्या किया जाएगा बताओ? पहले taxation system कैसा था? First और second state were not paying the taxes. Only third state was paying the taxes. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Uniform taxation system will be introduced. Uniform taxation system will be introduced. बताओ, ये 1789 के पहले भी मांग थी कि नहीं कि भाई यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए. यहाँ पे सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस नहीं होना चाहिए. ठीक है, फ्यूडल एग्जम्पशंस नहीं होने चाहिए. जो फ्यूडल क्लास को जो एग्जम्पशंस मिल रहा है, फ्यूडल ड्यूज नहीं होना चाहिए, आर्बिट्रेरी टैक्सेशन नहीं होना चाहिए. सो देयर वर सो मेनी थिंग्स. ओके, सो ऑल दीज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड बाय नेपोलियन. एंड नॉट ओनली दिस, नेपोलियन ऑल्सो मेड एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ प्रॉपर्टी. और जब आप राइट टू प्रॉपर्टी की बात करोगे, लैंड सेटलमेंट्स को सिक्योर करने की बात करोगे, तो यू आर डूइंग व्हाट? You are trying to protect the bourgeois rights. Okay, you are trying to protect the socio-economic gains of the peasants and the workers. So this is also one of the political aspirations of the people during 1789 and between 1789 to 1791. किस तरह की चीजें हो? एक रेवेन्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो जो फिस्कल इक्वलिटी को इंश्योर कर सके, लोगों की जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, इसको स्ट्रेंथन कर सके, रेशनल गवर्नेंस को बढ़ावा दे. तो व्हेन यू लुक एट ऑल दीज रिफॉर्म्स दैट वर इनिशिएटेड बाय नेपोलियन, यू विल फाइंड दैट ही वाज डूइंग व्हाट? ही वाज सॉलिडिफाइंग, ही वाज कंसोलिडेटिंग
the revolutionary changes that was demanded by people between 1789 to 1791. Got it? जैसे in सोसाइटी में देख लो, सोशल चेंजेस की भी बात कर लो, तो सोसाइटी क्या था? A system that was based on discrimination, a system that was based on privileged order, a system that was based on inequality. नेपोलियन ने क्या किया? Ended feudalism, ended feudal privileges, ended privileged based system or order in administration, in army, in civil services, है ना? All the appointments will be done on the basis of your talent, your merit. Those people who are doing excellent works in administration, those people who are very talented, who are very meritorious, they will be given rewards by the state. इसके लिए 1802 में एक लीजन ऑफ ऑनर भी शुरू किया गया जिसमें ऐसे लोगों को रिवॉर्ड दिया जाता था. तो दिस विल डू व्हाट? दिस विल, यू कैन से, फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द बोर्जुआ क्लास. इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? बोर्जुआ क्लास का. तो बोर्जुआ एस्पिरेशंस, ठीक है, will be consolidated, will be solidified here. That is one of the most important thing. ठीक है, कहा कि चर्च और फ्यूडल हायरार्की चीजों को अब तय नहीं करेगी. इक्वलिटी ज्यादा जरूरी है, रेशनलिटी ज्यादा जरूरी, विल प्रोमोट द इंडिविजुअलिज्म. बट ध्यान रखना कि किस चीज को सपोर्ट नहीं किया. जब वो खुद एम्परर बन गया तो लिबर्टी को निगेट कर दिया, पॉपुलर सोवरेनिटी के आइडिया को निगेट कर दिया. तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है. अब इस क्वेश्चन में एक और पार्ट है कि himself supported the most of the ideas and proposals of enlightenment philosophers. उसने खुद ही enlightenment philosophers के बहुत सारे आइडियाज और प्रोपोजल्स को सपोर्ट किया. तो अभी जो मैंने बताया उसमें वो सारी बातें आई. तो जैसे नेपोलियन कोड क्या कर रहा है? इक्वलिटी ला रहा है. नेपोलियन कोड क्या कर रहा है ना, कि भाई एक यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम हो, क्लैरिटी हो, जो भी लीगल सिस्टम हो, यूनिफॉर्मिटी हो, रीजन पे बेस्ड लॉज हो, कस्टमरी और फ्यूडल लॉज को नहीं माना जाए, रूल ऑफ लॉ हो, ईच एंड एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, द गवर्नेंस शुड बी रेशनल. आर दीज आइडियाज बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट? क्या ये सारी की सारी आइडियाज एंड प्रोपोजल्स ऑफ एनलाइटनमेंट है कि नहीं? यस, दे आर द प्रोपोजल्स ऑफ एनलाइटनमेंट. अच्छा, एनलाइटनमेंट में और क्या कहा गया? कि ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट नहीं चलेंगे, चर्च की अथॉरिटी, है ना, या यू कैन से दैट द एस्टैब्लिश्ड बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ चर्च, है ना, विल बी, कैन नॉट बी क्वेश्चन. ये भी नहीं चलेगा. यानी कि चर्च ने क्या किया था? अपना एक डोमिनेंट सिस्टम बना रखा था. नेपोलियन ने चर्च को डिसकंटिन्यू नहीं किया एज अ सिस्टम. ये सबसे बड़ी बात है कि नेपोलियन डिड नॉट डिसकंटिन्यू चर्च. तो एक है जिसका नाम है समझौता, जिसका नाम है कॉन्कॉर्डेट ऑफ 1801. ठीक है, उससे नेपोलियन ने स्टेट को सेक्युलर स्टेट बनाया. तो कॉन्कॉर्डेट ऑफ 1801 से फ्रांस बिकेम अ सेक्युलर स्टेट. बताओ, सेक्युलर स्टेट होना ये अपने आप में इनलाइटेंड फिलोसोफर्स का आइडिया है कि नहीं? कॉन्कॉर्डेट ऑफ 1801 से फ्रांस सेक्युलर स्टेट है. कैसे कह रहे हैं? रिलीजन को डिसकंटिन्यू नहीं किया, रिलीजन और स्टेट दोनों को बैलेंस किया. चर्च और जो रिलीजियस अथॉरिटीज है, नाउ दे वर मेड सबऑर्डिनेट टू स्टेट. उनको क्या किया गया? स्टेट का सबऑर्डिनेट बनाया गया. चर्च और चर्च अथॉरिटीज की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी एसेट्स हैं, वो किसकी एसेट्स हो गई? स्टेट की. चर्च और चर्च अथॉरिटीज कोई टैक्स इंपोज नहीं कर पाएंगे. चर्च और चर्च अथॉरिटीज को जो सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस है उसको क्या किया गया? खत्म कर दिया गया. सो ऑल दीज आइडियाज, बैलेंसिंग रिलीजन विथ स्टेट, है ना, रिस्टोरिंग द चर्च, कंटिन्यूटी ऑफ द चर्च, बट स्टिल कीपिंग द चर्च सबऑर्डिनेट टू द स्टेट, इज ऑल्सो गाइडेड बाय द एनलाइटनमेंट आइडियाज एंड फिलोसफीज. गॉट इट? ये चीजें हैं. तो देखो, कॉन्ट्राडिक्शंस आप हमेशा ध्यान रखना. कॉन्ट्राडिक्शंस क्या है? कि प्रोग्रेसिव आइडियल्स को ला रहा है लेकिन इसके बावजूद वो खुद को एम्परर बना रहा है. तो पॉपुलर सोवरेनिटी के आइडिया को रिजेक्ट करना, लिबर्टी को खारिज करना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को खारिज करना, प्लेबिसाइड है तो प्लेबिसाइड कंट्रोल्ड है ना, फैब्रिकेटेड है, तमाम ये सारी चीज़ें कॉन्ट्राडिक्शंस है. या फिर नेपोलियन कोड है तो वहाँ भी क्या है? नेपोलियन कोड में भी एक सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि वुमेन्स राइट्स वेर कर्टेल्ड. मेन और वुमेन दोनों के इक्वल राइट्स नहीं है.
women were kept subordinate to the men. These are what contradictions or the limitations. ये सब क्या है? limitations. कहा गया महिलाएं, है ना, women will be kept under the legal dependence of their fathers or husbands. So this is what limitation. ठीक है, ठीक है, इक्वलिटी की बात किया, बट यहाँ पे इक्वलिटी में भी क्या है? This is one contradiction. That is the most important thing. एक और डायमेंशन है, वो ये है कि when Napoleon became emperor, ultimately we will see what? The conquests of Napoleon. नेपोलियन के कंट्रोल में फ्रांस के अलावा बहुत सारी नई टेरिटरीज आएंगी विच विल एक्ट लाइक सैटेलाइट स्टेट्स ऑफ नेपोलियन, एंड देयर नेपोलियन इज डूइंग व्हाट? फाइटिंग कॉन्टिन्यूअस वॉर्स अक्रॉस यूरोप. तो फाइटिंग कॉन्टिन्यूअस वॉर्स अक्रॉस यूरोप shows what? You are fighting to build political dominance. You are trying to do empire building, है ना. तो ये जो चीजें हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये कहीं ना कहीं राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन या लिबर्टी, जो प्रोग्रेसिव आइडियल्स हैं, इसके अगेंस्ट चला जाता है. राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड लिबर्टी के अगेंस्ट चला जाता है. सो देयर आर मेनी कॉन्ट्राडिक्शंस व्हिच शोज दैट नेपोलियन, yes, he consolidated many of the gains of the revolution, but at the same time what we see that he was also not a true revolutionary. वो पूरी तरह से ट्रू रिवोल्यूशनरी नहीं था. अब आपको क्वेश्चन के आसपास के डायमेंशंस क्लियर हुए? फिर से मैं रीड कर रहा हूं. नेपोलियन वाज नॉट अ रिवोल्यूशनरी. समझ पाए क्यों? He solidified many of the revolutionary changes of 1789-91. Do you understand the meaning? Then he himself supported most of the ideas and proposals of Enlightenment philosophers. Have you got some idea? ठीक है. Now there are different historical debates in European history. ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी पे डिबेट्स नहीं हो. अच्छा देखो, जब हम हिस्टोरियंस के कैटेगरीज की बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो वन मेजर ग्रुप लिबरल्स, कभी कभी नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस, बट यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में आ जाएंगे, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का ओपिनियन आ जाएगा एंड रिविजनिस्ट हिस्टोरियन का ओपिनियन आ जाएगा. तो जो सबसे बैलेंस्ड व्यू है वो रिविजनिस्ट ओपिनियन वाला ही होता है. तो जब भी मैं आपको कोई कंक्लूजन बताता हूँ, बैलेंस्ड व्यू, बैलेंस्ड अप्रोच बताता हूँ, तो वो रिविजनिस्ट अप्रोच ही होता है. एंड मेनी ऑफ द टाइम्स द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन यूपीएससी इन हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर, मेनी ऑफ दीज क्वेश्चंस आर इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स. तो वो स्टेटमेंट्स कई बार वो लिबरल हिस्टोरियंस के, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के, या फिर नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस के स्टेटमेंट पूछ लेते हैं और फिर पूछते हैं डू यू एग्री, डू यू एग्री, डू यू एग्री. इसका मतलब आप उस स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट को समझते हो कि नहीं, हिस्टोग्राफिकल डिबेट्स को समझते हो कि नहीं, एंड फाइनली यू आर फैमिलियर विद द बैलेंस्ड ओपिनियन, बैलेंस्ड आंसर और नॉट. रिविजनिस्ट हिस्टोरियंस का अप्रोच को समझते हो कि नहीं. फॉर एग्जांपल, मेनी ऑफ यू हैव फाउंड मेनी सच क्वेश्चंस लाइक, जैसे नेपोलियन हैज द हेड ऑफ रिवॉल्यूशन. नेपोलियन क्रांति का उत्तराधिकारी था. इससे जुड़े हुए कई सारे प्रश्न पूछे गए, पूछा भी गया है. तो whenever you say Napoleon as the head of the revolution, this is what liberal historians interpretation about Napoleon. जो लिबरल हिस्टोरियन है वो नेपोलियन को कहते हैं नेपोलियन क्रांति का उत्तराधिकारी था, हेयर ऑफ रिवॉल्यूशन था. मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस जब आते हैं तो वो कहते हैं कि नेपोलियन ने क्या किया, ऑथोरिटेरियनिज्म को बढ़ावा दिया, और इस ऑथोरिटेरियनिज्म ने जो बोर्जुआ था उसको और भी ज्यादा कंसोलिडेट किया. यानी नेपोलियन का रूल एक तरह से ऑथोरिटेरियनिज्म को बढ़ावा देते हुए, है ना, बोर्जुआ के पावर का कंसोलिडेशन था. तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस, कार्ल मार्क्स विल गिव अनदर वर्ड फॉर दिस, बोनापार्टिज्म. कार्ल मार्क्स कौन सा वर्ड यूज करता है? बोनापार्टिज्म. तो जब मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस बात करेंगे तो वो क्या करेंगे, क्लास नेचर को रीड करेंगे एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, नेपोलियन के इमरजेंस को, नेपोलियन ने जो रिफॉर्म्स किए उनको एक वर्ड बोलेंगे, वो बोनापार्टिज्म, यानी बोर्जुआ कंसोलिडेशन. ठीक है, इसकी वो बात करेंगे. रिविजनिस्ट हिस्टोरियंस क्या कहेंगे? बैलेंस थॉट, बैलेंस अप्रोच. वो कहेंगे कि देखो रिफॉर्म्स तो था नेपोलियन के टाइम में, कोई डाउट नहीं है, नेपोलियन ने रिवोल्यूशनरी चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, देयर इज नो एनी डाउट ऑफ दिस, बट एट द सेम टाइम देयर वाज सम एलिमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप आल्सो. दोनों चीजें थी, और ये बिल्कुल बैलेंस्ड ओपिनियन है कि हाँ दोनों चीजें थी, है ना. यूरोप के जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस है वो नेशनलिज्म तो वो लिखेंगे कि रिवॉल्यूशनरी आइडियाज को यूरोप के कोने कोने तक पहुंचाया नेपोलियन ने. So there are different interpretations when we talk about Napoleon, but the most important approach here is revisionist approach, that Napoleon introduced progressive reforms and at the same time he was having authoritarian control. तो जब हम कहते हैं कि Napoleon consolidated and solidified many of the gains
of revolution or Napoleon consolidated or solidified many of the revolutionary changes of 1789 1791. That means we are talking about what? Revisionist historians approach. तो ये जो कुछ भी डिस्कस किया हमने, ये रिविजनिस्ट हिस्टोरियंस का ही तो अप्रोच है, स्टेटमेंट भी उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना. सो दिस स्टेटमेंट इज रिविजनिस्ट हिस्टोरियंस अप्रोच. तो नेपोलियन को कभी बाइनरी टर्म्स में नहीं समझना है, ठीक है. बाइनरी टर्म समझने का मतलब, कोई कहे नेपोलियन क्रांति हंता था, उसने क्या किया, किल किया, एसेसिनेट किया आइडल्स ऑफ रिवॉल्यूशंस को, तो अगर आप मान लोगे हाँ हाँ वो ऐसा ही था, या मान लोगे कि नेपोलियन क्रांति का पुत्र था, हेयर ऑफ रिवॉल्यूशन था, तो किसी एक पक्ष को मानना, विचारों को बाइनरी टर्म्स में समझना है. तो whenever we are reading Napoleon, we don't need to understand Napoleon in binary terms, but Napoleon, while reading this topic, we need to understand this topic as a synthesis. Means Napoleon at the same time, he was a consolidator of revolutionary reforms, and at the same time, he was an authoritarian ruler also. So he was a blend, he was a mixture of Enlightenment ideals plus personal dictatorship. So he was a complex blend और मिक्सचर ऑफ एनलाइटनमेंट आइडियाज एंड पर्सनल डिक्टेटरशिप. इन सब का क्या था, वो कॉम्प्लेक्स ब्लेंड या मिक्सचर था. सो आई होप दैट यू हैव गॉट द पॉइंट. तो यहाँ पे जो डिफरेंट अप्रोचेज हैं हिस्ट्री के, तो उन सब की यहाँ पे नहीं बात करूंगा, आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे. बाकी अपनी फाउंडेशन क्लासेस में तो हम इसे पढ़ते ही हैं. नाउ लेट्स कम टू द मॉडल आंसर. तो देयर आर टू मॉडल आंसर्स हियर. One is in paragraph format and the second is in bullet form or point wise form. There is third model answer that I do in my paid classes, जहां पे मैं बोर्ड पे आंसर लिखता हूं स्केचेस और डायग्राम्स की हेल्प से, ठीक है. तो हमारा सबसे मतलब एक कह सकते हो कि प्रीमियम प्रोग्राम होता है, बट वो हमारे पेड सब्सक्रिप्शन में है. नाउ लेट्स रीड दिस आंसर. मॉडल आंसर 1 देखो, नेपोलियन बोनापार्ट. बोनापार्ट मत लिखना एग्जाम में, फालतू में एक वर्ड आप रिपीट कर लोगे. तो नेपोलियन इज ऑफन रिगार्डेड नॉट एज अ रिवॉल्यूशनरी बट एज अ कंसोलिडेटर ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हु प्रिजर्व्ड इट्स एसेंशियल अचीवमेंट्स व्हाइल कर्टेलिंग इट्स डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस. कितना क्लियर लिखा हुआ है कि नेपोलियन इज ऑफन रिगार्डेड नॉट एज अ रिवॉल्यूशनरी. नेपोलियन को आमतौरों के रूप में रिवॉल्यूशनरी के रूप में नहीं माना जाता है, बल्कि ही इज रिगार्डेड एज अ कंसोलिडेटर ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. उसको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसने फ्रांसीसी क्रांति से उभरे हुए जो भी विचार थे, परिवर्तन थे, है ना, जो चेंजेस, परिवर्तन की मांग थी, उन सभी को क्या किया, कंसोलिडेट किया, संगठित किया. हु प्रिजर्व्ड इट्स एसेंशियल अचीवमेंट्स, ठीक है, जो एसेंशियल अचीवमेंट्स थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, उनको प्रिजर्व किया नेपोलियन ने. और साथ ही साथ जो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस थी, कुछ सीमा तक उन डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस की में कटौती भी की. Although he emerged from the revolutionary milieu, है ना, यानी क्रांति की परिस्थितियों से ही नेपोलियन उत्पन्न हुआ, but its establishment of authoritarian rule culminating in his coronation as emperor in 1804 marked a clear departure from the principles of political liberty and popular sovereignty. यानी नेपोलियन वैसे तो क्रांति की परिस्थितियों में ही पैदा हुआ, लेकिन आगे चलकर जब उसने खुद को 1804 में एम्परर के रूप में घोषित किया, तो ये क्लियर डिपार्चर दिखलाता है कि कैसे वो प्रोग्रेसिव आइडियल्स जो थे या प्रिंसिपल्स थे लिबर्टी के और पॉपुलर सोवरेनिटी के, तो इन दोनों को खारिज कर देता है. यानी कि एम्परर बनना नेपोलियन का, इसको लिबर्टी को रिजेक्ट करना हुआ और साथ ही साथ पॉपुलर सोवरेनिटी को रिजेक्ट करना हुआ, बिकॉज ही बिकेम एम्परर. ठीक है, तो एम्परर बनने का मतलब ही है कि डेमोक्रेटिक आइडियल्स has been replaced with authoritarianism. ठीक है, और when democratic ideals will be replaced with authoritarianism, इसका मतलब है कि आप लिबर्टी और पॉपुलर सोवरेनिटी दो चीजों को रिजेक्ट कर रहे हो. यानी कि पॉलिटिकल डिसेंट वाज सप्रेस्ड. तो पॉलिटिकल डिसेंट वाज सप्रेस्ड, और पॉलिटिकल डिसेंट का मतलब क्या हो गया कि द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ पीपल विल बी curtailed and institutions of representative governance were weakened. प्रतिनिधित्मक संस्थाएं कमजोर हो जाएंगी. तो यहां पे आपको बताया ही है कि डेमोक्रेटिक आइडियल्स या इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स विल बी वीकेंड. तो इनको कमजोर कर दिया. तो ये तो हो गया उसने किस चीज को कमजोर किया. दूसरा पार्ट क्या है, however Napoleon played a crucial role
in stabilizing and institutionalizing the gains of the revolution, particularly its moderate phase. Here we are talking about Napoleon Code of 1804. नेपोलियन कोड ऑफ 18 देखो, इसने क्या किया, 1789 से 91 में जो भी रिवॉल्यूशनरी चेंजेस थे इनको कंसोलिडेट भी किया. कैसे किया? तो एग्जांपल लिखा हुआ है नेपोलियन कोड ऑफ 1804, जो अभी मैंने आपको बताया कि इट एंश्राइंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स एंड द एबॉलिशन ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस. एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन की बात मैंने बताई आपको, थ्रू रेशनल ब्यूरोक्रेसी, prefect system, it ensured efficient governance. Economic reforms such as establishment of Bank of France stabilized the financial system. Importantly, Napoleon upheld the principle of meritocracy, allowing careers open to talent irrespective to birth. Last, Napoleon's policies were also deeply influenced by Enlightenment ideas. His legal and administrative reforms reflected rationality, secularism, uniformity, drawing inspiration from Enlightenment thinkers like Montesquieu and Rousseau. But the Concordat of 1801 established pragmatic balance between church and state, reinforcing secular authority while maintaining religious peace. Then contradictions की बात की, contradictions persisted. कहाँ contradictions है? तो देखो, नेपोलियन कोड में इक्वलिटी की बात की गई, बट नेपोलियन कोड रिस्ट्रिक्टेड वुमेन्स राइट्स. नेपोलियन ने बात की रिवॉल्यूशन की, मोनार्कियल सेटअप को खत्म करने की, बट हिज एक्सपेंशनिस्ट वॉर्स अंडरमाइन द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी. जो वॉर्स वो फाइट कर रहा था वो भी तो लिबर्टी के आइडिया को चैलेंज कर रहे थे. नाउ हिस्टोरियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव भी इंट्रोड्यूस किया मैंने आंसर में. लिबरल्स कैसे देखते हैं? लिबरल्स व्यू नेपोलियन एज द हेयर ऑफ रिवॉल्यूशन. मार्क्सिस्ट व्यू हिज रेजिम एज अ फॉर्म ऑफ बूर्जुआ ऑथोरिटेरियनिज्म, और कार्ल मार्क्स एक वर्ड देता है बोनापार्टिज्म. देखो, आंसर्स में हिस्टोरियोग्राफी को जोड़ना मुश्किल काम नहीं है. पीवाईक्यू में तो चलो ठीक है, मैं बता दे रहा हूं हर आंसर में, बट अपनी क्लासेस में हम हिस्टोरियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव को इन ईच एंड एवरी टॉपिक वी यूज टू इनकॉर्पोरेट, है ना. सो ग्रेजुअली अ टाइम विल कम कि आप इतने प्रैक्टिस हो जाओगे कि हिस्टोरियंस कॉन्टेक्स्ट को आप लिखने लगोगे. ठीक है, बहुत आसान होता है लिखना, मुश्किल नहीं होता. चलिए, कंक्लूजन क्या? दस, नेपोलियन वॉज नॉट अ रिवॉल्यूशनरी इन पॉलिटिकल सेंस, बट ही इफेक्टिवली consolidated and institutionalized the socio-economic and legal gains of revolution while simultaneously embodying enlightenment principles within authoritarian framework. तो ये जो कंक्लूजन है ये रिविजनिस्ट हिस्टोरियंस का ही तो स्टैंड है, इसलिए तो मैंने कहा बैलेंस कंक्लूजन में रिविजनिस्ट हिस्टोरियंस का अप्रोच को हमें लिखना है. Now the same answer in bullet format, point wise format. In introduction I have written, Napoleon emerged as a product of French Revolution, but his rule reflected a complex blend of revolutionary consolidation and authoritarianism. Revisionist historians का approach. Main body में नेपोलियन क्या क्या एक्सप्लेन किया मैंने? एक पार्ट में एक्सप्लेन किया नेपोलियन नॉट एज अ रिवॉल्यूशनरी. पार्ट बी में एक्सप्लेन किया क्या? कंसोलिडेशन ऑफ रिवॉल्यूशनरी गेन्स. पार्ट सी में क्या एक्सप्लेन किया? इन्फ्लुएंस ऑफ एनलाइटनमेंट. देन हमने क्या बता दिया? कॉन्ट्राडिक्शंस भी बता दिए. ठीक है, तो नेपोलियन नॉट एज अ रिवॉल्यूशनरी कैसे कह सकते हैं? तो ही हिमसेल्फ एस्टैब्लिश्ड ऑथोरिटेरियन रिजीम 1804. ही सप्रेस्ड पॉलिटिकल फ्रीडम्स एंड डिसेंट. ही अंडरमाइंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, तो नॉट अ रिवॉल्यूशनरी हो गया. कंसोलिडेशन ऑफ रिवॉल्यूशनरी गेन्स में बता दिया नेपोलियन कोड, इक्वलिटी बिफोर लॉ, एंड ऑफ फ्यूडलिज्म. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात कर दी, सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी की बात कर दी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कर दी, मेरिटोक्रेसी की बात कर दी. इन्फ्लुएंस ऑफ एनलाइटनमेंट में हमने बात कर ली रेशनल लीगल सिस्टम की, सेक्युलर स्टेट कॉन्कॉर्डेट की बात कर दी, इक्वलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर ली. कर्टेलमेंट ऑफ वुमेन्स राइट, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन में है ना, बताया आपको. एक्सपेंशनिस्ट वॉर्स अगेंस्ट यूरोप, ये भी जो लिबर्टी आइडिया है इसको कर्टेल करता है. हिस्टोरियोग्राफी में देखो मैंने लिख दिया, लिबरल क्या कहते हैं? हेयर ऑफ द रिवॉल्यूशन. मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं? बोनापार्टिज्म, बूर्जुआ डिक्टेटरशिप. तो जब आपको इन अप्रोचेस को इन डिटेल समझाया जाएगा तो इतना याद रखना कौन सा मुश्किल काम है, रट्टा थोड़ी ना मारना है. व्हेन यू विल बी एबल टू हैव अ डिटेल्ड एंड थॉरो डिस्कशन इन हिस्टोरिकल अप्रोचेस, तो यू कैन इजीली राइट दीज पॉइंट्स और कीवर्ड्स के शॉर्ट नोट्स बना के आप हर टॉपिक में यूज कर सकते हो. और जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ अपनी फाउंडेशन क्लासेस में, उसमें तो कीवर्ड्स होते ही होते हैं ना.
हर चैप्टर के लास्ट में कि वन चैप्टर फिनिशेस देन व्हाट आर द हिस्टोरिकल अप्रोचेज, इन सब के शॉर्ट नोट्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, मेंस एग्जाम के पहले उस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। चूंकि मैं क्लासेस में थीम्स बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, स्टोरी के साथ जोड़ के पढ़ाता हूँ, तो वो शॉर्ट नोट्स आपको इजीली याद भी हो जाते हैं। चलिए, कंक्लूजन क्या है, नेपोलियन वॉज नॉट अ रिवॉल्यूशनरी इन पॉलिटिकल प्रैक्टिस बट ही consolidated revolutionary gains and embodied enlightenment ideals, albeit within an authoritarian framework. This is revisionist historian's approach. ठीक है, so this is the answer. Now we are coming to question number 6B. अब 6B पे आते हैं। 6B का थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब्राहम लिंकन से जुड़ा हुआ है और अमेरिका फ्रीडम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और अमेरिकन सिविल वॉर, दीज आर टू टॉपिक्स जहां से कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन सिविल वॉर से जुड़ा हुआ है, तो फिर भी इस क्वेश्चन के जितने डायमेंशन है मैं कोशिश करूंगा कि आई शुड कवर ईच एंड एवरी डायमेंशन, है ना। तो नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। लिंकन्स मेन थीसिस was that slavery issue had to be decided one way or the other and could no longer be evaded by compromise. Comment in the light of his role in American Civil War. यानी लिंकन की मुख्य, इन हिंदी द क्वेश्चन सेज दैट, लिंकन की मुख्य अभिधारणा थी कि दास प्रथा के मुद्दे को किसी न किसी रूप में निर्णय करना होगा और इसे समझौतों द्वारा अधिक समय तक टाला नहीं जा सकता। अमेरिकी गृहयुद्ध में लिंकन की भूमिका के संदर्भ में टिप्पणी महसूस करिए। तो अब्राहम लिंकन के बारे में आप सब जानते हैं, ही वॉज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, 16वें राष्ट्रपति थे, एंड ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द की लीडर ड्यूरिंग अमेरिकन सिविल वॉर। जो अमेरिकन सिविल वॉर आप पढ़ते हो, कब से कब तक है सिविल वॉर, 1861 टू 1865. So here American President Abraham Lincoln was one of the key leader, है ना। अब देखो क्या है, in American Civil War, है ना, Abraham Lincoln is known for strictly opposing slavery on moral grounds. Abraham Lincoln ने जो स्लेवरी थी या दास प्रथा था, स्लेवरी या दास प्रथा, इसको क्या किया, स्ट्रिक्टली अपोज किया। ऑन विच ग्राउंड्स, मोरल ग्राउंड्स, नैतिक आधार पर दास प्रथा को अब्राहम लिंकन ने क्या किया, स्ट्रिक्टली अपोज किया। ही स्ट्रिक्टली अपोज्ड इट एंड ही अपोज्ड द एक्सपेंशन ऑफ स्लेवरी सिस्टम, यानी एक्सपेंशन ऑफ स्लेवरी सिस्टम को भी अपोज किया, प्रेजेंस ऑफ स्लेवरी सिस्टम को भी अपोज किया और कहा कि स्लेवरी सिस्टम को हर हाल में क्या होना चाहिए, खत्म करना चाहिए। इन्होंने क्या कहा, देखो कि स्लेवरी इश्यू हैड टू बी डिसाइडेड वन वे और द अदर एंड कुड नो लॉन्गर बी इवेडेड बाय कॉम्प्रोमाइज। यानी कि एक बात और आप जानते होंगे कि जब हम यूएस की बात करते हैं तो नॉर्थ स्टेट्स और साउथ स्टेट्स, ठीक है, इन दोनों ही स्टेट्स में स्लेवरी को लेके क्या चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि वन ग्रुप ऑफ स्टेट्स वेर सेइंग दैट स्लेवरी मस्ट बी कंटिन्यूड, ठीक है, एक ग्रुप कह रहा है कि स्लेवरी क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, दूसरा क्या कह रहा है कि स्लेवरी कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या था, यहां पे क्या था कि नॉर्थ स्टेट्स वेर इंडस्ट्रियलाइज्ड, ठीक है, तो वो क्या कहेंगे कि इंडस्ट्रियलाइज्ड है। तो देखो जो इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स हैं, ठीक है, उनको क्या है बताओ, उनको स्लेव्स की जरूरत कम है, तो वो क्या कहेंगे कि स्लेवरी क्या होना चाहिए, स्लेवरी सिस्टम को खत्म किया जाना चाहिए। और जो साउथ स्टेट्स हैं जहां पे प्लांटेशन था, एग्रीकल्चर था, वहां पे लोग कह रहे थे कि स्लेवरी एज अ सिस्टम शुड बी कंटिन्यूड, स्लेवरी को एज अ सिस्टम कंटिन्यू किया जाना चाहिए। तो शुरू में क्या था कि स्लेवरी सिस्टम को लेके कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड अपनाया गया। जैसे देखो, अमेरिका बिकेम इंडिपेंडेंस, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, अमेरिका फ्री इंडिपेंडेंट नेशन बना, लेकिन मॉडर्न नेशन नहीं बना अमेरिका आजाद होकर। मॉडर्न इसलिए नहीं बना क्योंकि स्लेवरी वॉज परमिटेड देयर बाय लॉ, वहां स्लेवरी परमिटेड था। नॉर्थ स्टेट, साउथ स्टेट, यानी कि जो कॉन्फेडरेट स्ट्रक्चर था, यूनियन उनका बना रहे, इसके लिए उन्होंने एक सिद्धांत में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, वो है स्लेवरी।
और समय समय पे उसमें कॉम्प्रोमाइजेस होते रहते थे स्लेवरी सिस्टम को लेके, और स्लेवरी सिस्टम को आगे बढ़ाया जा रहा था। अमेरिका वाज फ्री एंड इंडिपेंडेंट बट नॉट मॉडर्न। देयर वाज मिसौरी कॉम्प्रोमाइज, देयर वाज कॉम्प्रोमाइज ऑफ 1850, एक वहां पॉपुलर एक्ट है कैंसास नेब्रास्का एक्ट 1850, कैंसास नेब्रास्का एक्ट, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज एक्ट 1850 है, फिर कैंसास नेब्रास्का एक्ट है। तो इन सब एक्ट से क्या किया गया कि समय समय पे जो स्लेवरी सिस्टम है उसको किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ाया गया। फिर अमेरिका में एक और इशू है, ये सब फाउंडेशन क्लास में आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया है, कि जो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन हो रहा था, तो जो नए स्टेट्स हैं उनको स्लेव स्टेट्स के रूप में शामिल किया जाए कि फ्री स्टेट्स के रूप में शामिल किया जाए। इस बात को भी लेके वेस्टवर्ड एक्सपेंशन का क्वेश्चन एंड द न्यू स्टेट्स शुड बी इंक्लूडेड एज फ्री स्टेट और स्लेव स्टेट, इस बात को लेके भी वहां डिबेट था। तो देखो, इस मुद्दे को कहीं ना कहीं लंबे समय से टाला जा रहा था। जैसे एक कॉम्प्रोमाइज है मिसौरी कॉम्प्रोमाइज, मिसौरी कॉम्प्रोमाइज, मिसौरी कॉम्प्रोमाइज। देयर आर सम फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशंस हियर, ओके, तो मैं आपको बता रहा हूं। इट इज इन द ईयर 1820। मिसौरी कॉम्प्रोमाइज कब है? 1820। In the same way, there is another compromise that is also called Compromise of 1850. Compromise of 1850. ये दूसरा compromise है। In the same way, there is an act that is famously known as Kansas-Nebraska Act. एक act है जिसको हम कहते हैं Kansas-Nebraska Act। ये 1854 में है। Kansas Nebraska Act in the year 1854. फिर after this there is a very famous speech of Abraham Lincoln. उस स्पीच का नाम ही हो गया हाउस डिवाइडेड स्पीच 1858। तो एक और स्पीच है जिसको हम क्या कहते हैं? हाउस डिवाइडेड स्पीच। यहां पर अब्राहम लिंकन ने बहुत जोरदार तरीके से विरोध किया किस चीज का? स्लेवरी सिस्टम का। कहा कि अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। ये लाइन बहुत ही पॉपुलर है उस स्पीच की, ठीक है, कि अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड, ठीक है। तो स्लेवरी सिस्टम को लेके ही इन्होंने कहा था। और फिर इसके बाद हम देखते हैं सिविल वॉर इन अमेरिका। अमेरिका में क्या हो जाता है? सिविल वॉर। और ये कब से कब तक रहता है? 1861 से 1865 तक। दिस इज सिविल वॉर इन अमेरिका। और स्लेवरी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। फाइनली वी सी व्हाट? 1863 देयर इज अ प्रोक्लेमेशन दैट इज नोन एज इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। और 13th अमेंडमेंट 1865 से क्या हो जाता है? एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है। तो यहां देखो, एक है इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन और लास्टली 13th अमेंडमेंट 1865 से कंप्लीट एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। दास प्रथा पूरी तरह से खत्म हो जाती है। लेकिन ये दास प्रथा जो खत्म हुई, ये कैसे हुई? युद्ध से हुई, सिविल वॉर से हुई। ध्यान रखना इस बात को। और यहां पे ये स्टेटमेंट लिंकन का वही अप्रोच दिखला रहा, कह रहा दास प्रथा बनाए रखे कि दास प्रथा खत्म कर दें। स्लेवरी, द इश्यू ऑफ स्लेवरी हैड टू डिसाइडेड वन वे टू अदर। स्लेवरी का इशू किसी न किसी दिन किसी न किसी रूप में डिसाइड करना ही होगा। हम कॉम्प्रोमाइजेस, जो अलग अलग कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं स्लेवरी इशू को बनाए रखने के लिए, तो ये कॉम्प्रोमाइजेस से इस समस्या का समाधान लंबे समय तक आप नहीं ढूंढ सकते। जैसे मिसौरी कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज ऑफ 1850, कंसास नेब्रास्का एक्ट, हाउस डिवाइडेड स्पीच में ये सब बात इन्होंने कही कि आप ये अलग अलग कॉम्प्रोमाइजेस करके इस समस्या को बहुत अधिक दिन तक टाल नहीं सकते। फाइनली, है ना, इसका कोई ना कोई समाधान हमें ढूंढना पड़ेगा। और फाइनली इसका समाधान कैसे निकला? वॉर से ही निकला, सिविल वॉर से ही निकला, ठीक है। कॉम्प्रोमाइजेस से इसका समाधान नहीं निकला। तो स्लेवरी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट and contentious issue in America. After American War of Independence, America became a free and independent nation, but did not become a modern nation because slavery was permitted by law. क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो बस थोड़ा बहुत थीम एनालिसिस करूंगा। तो नॉर्थ और साउथ स्टेट्स हैं। नॉर्थ क्या है? इंडस्ट्रीज आ गई, तो नॉर्थ के लोग वेर सेइंग नो टू स्लेवरी, साउथ के लोग वेर सेइंग की प्लांटेशन और तमाम चीजें, तो स्लेवरी तो हमारी जरूरी है, तो स्लेवरी होना चाहिए। तो इस चीज को लेके कॉन्ट्रडिक्शन देखने। अच्छा देखो, वो नॉर्थ और साउथ स्टेट्स दोनों का एक यूनियन जो कॉन्फेडरेट ये बचा रहे
स्ट्रक्चर बचा रहे, इसको लेके, क्योंकि स्लेवरी के मुद्दे पे दोनों अड़ जाते थे, तो इसको लेके समय समय पे अलग अलग कॉम्प्रोमाइजेस किए गए। लेकिन लिंकन ने कहा कि हम ज्यादा समय तक इन कॉम्प्रोमाइजेस से टाल नहीं सकते। अल्टीमेटली इसका समाधान किससे हुआ? वॉर से हुआ, और स्लेवरी खत्म भी हुई 13th अमेंडमेंट 1865 से। तो क्वेश्चन की समझ आपकी आई कि नहीं? आंसर तो अभी मैं डिस्कस करूंगा। नाउ डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन? नाउ जस्ट टेल मी कि अगर आपने हिस्ट्री ऑप्शनल फाउंडेशन क्लास के कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाई है अपनी क्लासेस में, एक एक बात की मूल मतलब टॉपिक के मेन कॉन्सेप्ट्स को ठीक ढंग से इंटरलिंक करके पढ़ा है, तो नो क्वेश्चन विल बी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू। मेरे सामने आप 15 to 20 इयर्स का कोई भी PYQ कभी भी, मैंने कहा कभी भी, मेरे सामने लेके आओ एंड आस्क मी कि इस क्वेश्चन में क्या लिखना है, इसका अप्रोच क्या होगा, इसका कंक्लूजन क्या होगा, आई विल टेल यू। ठीक है? इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो भी ऑप्शनल के जो भी कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं किसी भी टॉपिक के, मैंने ठीक ढंग से समझा है, बच्चों को समझाया है, तब मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है? कि किसी भी क्वेश्चन, ब्रिंग मी एनी क्वेश्चन, ठीक है, ऑफ एनी सिंगल ईयर इन हिस्ट्री ऑप्शनल, केवल हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं, मैं फिलॉसफी ऑप्शनल भी पढ़ाता हूं। ठीक है? और वेरी सून आई विल स्टार्ट अपलोडिंग वीडियोज ऑन माई फिलॉसफी ऑप्शनल चैनल ऑल्सो। ठीक है? तो वैसे पढ़ाने को तो मैं 4-5 ऑप्शनल पढ़ा दूं, लेकिन ये 2 मेरे पसंदीदा ऑप्शंस हैं, तो पहले हम इसी पे काम करेंगे। तो देखो, आप क्वेश्चन के थीम को समझ गए, मुझे पता है आप समझ गए। अब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन क्लिस्टर क्लियर है, चूंकि आप क्लास में तो कुछ सीखने के लिए आए हो। सो आई विल टेल यू अ फ्यू इंफॉर्मेशन हियर, कुछ चीजें मैं बताऊंगा सो दैट आपका थोड़ा नॉलेज भी इंप्रूव हो, अगर आपने फाउंडेशन क्लासेस में ठीक से नहीं पढ़ा है तो। सो हियर डिफरेंट कॉम्प्रोमाइजेस की हमने बात की। वन वॉज मिसौरी कॉम्प्रोमाइज। अब देखो क्या है, you don't need to remember each and every fact and information. Whenever I am giving you some facts and informations, जैसे here these years you can remember कि मिसौरी कॉम्प्रोमाइज 1820 में है, कॉम्प्रोमाइज ऑफ 1850, कैंसस नेब्रास्का एक्ट 1854, हाउस डिवाइडेड स्पीच ऑफ लिंकन 1858। ठीक है? सिविल वॉर 1860, सिविल वॉर कब से कब तक है? 1861 से 65 तक है। 13th अमेंडमेंट 1865, जिससे अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी हो गया। तो जैसे ही आप ये सारी चीजें याद रखते हो, तो ये तो सब एक चेन में है ना, एक सीक्वेंस में। बट आंसर में देखो, केवल इन आंसर यू नीड टू रिफ्लेक्ट ओनली कीवर्ड्स। केवल कीवर्ड्स रिफ्लेक्ट करोगे, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत डिटेल में तो जाके पढ़ना ही नहीं है, बट बहुत डिटेल में जब मैं आपको समझाता हूं, वो सिर्फ इसलिए कि कीवर्ड याद रह जाए। जैसे मिसौरी कॉम्प्रोमाइज, इतना ही बोल के मैं आगे बढ़ जाऊं तो आप बोलोगे, बट मैंने विल से कि मिसौरी was a state, is a state in US, वो यूएस में एक स्टेट है। कॉम्प्रोमाइज 1820 का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया, कोई नया स्टेट किस रूप में शामिल किया जाएगा, फ्री स्टेट या स्लेव स्टेट। तो मिसौरी कॉम्प्रोमाइज 1820 में क्या हुआ, जो मिसौरी है इसको स्लेव स्टेट के रूप में शामिल करने की अनुमति दे दी गई, यानी स्लेवरी को आपने क्या कर दिया, परमिट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा स्टेट है। अब इसमें देखो क्या था, एक स्टेट हो गया क्या, मिसौरी, एक स्टेट हो गया मायने। तो मिसौरी को स्लेव स्टेट के रूप में शामिल किया गया और मायने को फ्री स्टेट के रूप में शामिल किया। यानी कि आप क्या कर रहे हो, होता है ना, दो लोग बीच में झगड़ा चल रहा है तो बैलेंस करना, बैलेंस कर रहे हो। कुछ कह रहे हैं फ्री स्टेट होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं स्लेव स्टेट होना चाहिए। तो आपने एक कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर्मूला निकाला। वो कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर्मूला क्या है कि मिसौरी विल बी इंक्लूडेड एज स्लेव स्टेट, मायने विल बी इंक्लूडेड एज फ्री स्टेट। फिर आपने कहा कि 36 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है, इसमें क्या होगा, स्लेवरी प्रोहिबिटेड होगा। यानी कि आपने कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला, आप कह रहे हो कि 36 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, इसके ऊपर स्लेवरी प्रोहिबिटेड, ठीक है, और नीचे आपने क्या कहा कि स्लेवरी इज परमिटेड। तो ये क्या है, ये कौन सा सिस्टम हुआ भाई, एक ही देश के अंदर आधे हिस्से में स्लेवरी प्रोहिबिटेड, आधे में परमिटेड। तो एक कॉम्प्रोमाइज है कि नहीं, कॉम्प्रोमाइज है ना, कि दो नए स्टेट्स आए, तो एक को हम स्लेव स्टेट के रूप में शामिल किए, एक को फ्री स्टेट के रूप में शामिल किए। फिर हमने बताया कि टेरिटरी बताई, एक लाइन बताया का इसके ऊपर नॉर्थ में स्टेट कैसे रहेंगे, फ्री स्टेट, स्लेवरी नॉट परमिटेड, इसके नीचे स्लेवरी परमिटेड। तो ये कॉम्प्रोमाइज, इसी को लिंकन कह रहे थे कि ज्यादा समय तक ऐसे कॉम्प्रोमाइज करके काम नहीं चल पाएगा। फिर एक और कॉम्प्रोमाइज हुआ 1850 में, ये भी कॉम्प्रोमाइज, इट मींस इट इज अ सेट ऑफ लॉ। फिर सवाल हुआ कि जैसे कैलिफोर्निया, इसको कैसे शामिल किया जाए,
तो यहां कहा गया कि कैलिफोर्निया, इसको हम शामिल कैसे करेंगे, फ्री स्टेट के रूप में। तो फ्री स्टेट वाले स्टेट खुश हो गए, क्या मजा आ गया, है ना। उसके बाद कहा गया यूटा और न्यू मैक्सिको, इन स्टेट को कैसे शामिल किया जाए, फ्री स्टेट या स्लेव स्टेट। तो यहां पे गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, यहां पे पॉपुलर सॉवरेनिटी, लोग तय करेंगे कि हम फ्री स्टेट बनना चाहते हैं कि स्लेव स्टेट बनना चाहते हैं, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी में क्या किया गया, स्लेव ट्रेड को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया, बंद कर दिया गया। लेकिन साथ ही साथ एक फ्यूजिटिव एक्ट भी लाया गया जो ये कहता है कि कोई मेरा मान लो गुलाम है, स्लेव है, वो भाग के मेरे यहां से किसी दूसरे स्टेट में चला गया, तुमने उसको अपने यहां रख लिया, तो ये लॉ 1850 का ये कहता था कि जितने भी फ्यूजिटिव स्लेव्स थे, भगोड़े स्लेव्स थे, उनको वापस कर दिया जाए उनके राइटफुल ऑनर्स को, यानी कि पकड़ पकड़ के वापस लाया जाए। अब बताओ, भगोड़ा कोई स्लेव भाग गया और वापस उसको उसके मालिक के पास पहुंचाओगे तो कितना टॉर्चर करेगा इसको। तो ये सब कुछ क्या हो रहा था, बैलेंस करने की कोशिश की जा रही थी कि यूनियन बचा रहे, नॉर्थ और साउथ स्टेट्स में स्लेवरी के इश्यू पे दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही थी। इसी तरह से कंसास नेब्रास्का एक्ट आता है 1854 में, यहां पे एक आइडिया शामिल किया जाता है पॉपुलर सॉवरेनिटी का, यानी कि वहां रहने वाले स्टेट में रहने वाले लोग डिसाइड करेंगे कि स्लेवरी अलाउ होगी कि नहीं, ठीक है, ये चीजें हैं। तो जो पहले 36 डिग्री 3 मिनट वाला जो वो था, 30 मिनट वाला जो एक अप्रोच था 1820 वाले कॉम्प्रोमाइज से, उस नियम को खत्म कर दिया गया और कहा गया लोग तय करेंगे पॉपुलर सॉवरेनिटी। लेकिन पॉपुलर सॉवरेनिटी जब होगी, लोग तय करेंगे स्लेवरी हो कि नहीं हो, तो इससे तो जो दो स्लेव ओनर्स है ना, और स्लेव्स जो हैं और स्लेव्स के जो मास्टर्स हैं, बोथ ऑफ देम विल कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। बहुत सारी ऐसी हॉलीवुड की फिल्में बनी है जहां आप देखोगे कि स्लेव्स में गुलामों ने हथियार उठा लिए, ठीक है, उनके मालिकों ने हथियार उठा लिए, तो इससे तो पूरा माहौल खून खराबा वाला हो जाएगा ना। तो जब ये कैंसस नेब्रास्का एक्ट आता है तो इसको ब्लीडिंग कैंसस भी कहते हैं, ठीक है, कि खूब खून खराबा हुआ स्लेव्स के मुद्दे पर। तब जब खूब खून खराबा हुआ 1854 के बाद, ये खून खराबा रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तब अब्राहम लिंकन ने अपनी एक बड़ी फेमस स्पीच दी 1858 में, कहा इस तरह से तो हम यूनियन बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि यह हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टेट। तो हमें कॉम्प्रोमाइजेस से बाहर निकलना होगा, है ना, हमें कोई ना कोई समाधान ढूंढना होगा। यानी इनिशियली दीज डिफरेंट कॉम्प्रोमाइजेस वेर मेड फॉर व्हाट रीजन, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द यूनियन, कि नॉर्थ स्टेट्स और साउथ स्टेट्स, है ना, दोनों को बैलेंस किया जा सके। लेकिन अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, है ना, अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, अ सिविल वॉर विल बी फॉट ऑन द इश्यू ऑफ स्लेवरी, और साथ ही साथ क्या होगा, है ना, कि यूनियन को भी प्रोटेक्ट किया गया, सिविल वॉर भी फॉट किया गया। 13th अमेंडमेंट 1865 से एबॉलिश किया गया स्लेवरी को, यूनियन को भी प्रोटेक्ट किया गया। तो देखो, ऐसा नहीं है कि अब्राहम लिंकन इन द इनिशियल स्टेज ही वाज अ वेरी रेडिकल पर्सन, ही वाज वेरी रेडिकली अपोजिंग स्लेवरी, ऐसा नहीं था। ग्रेजुअली द आइडियाज विल evolve, that is the point here. So this question is all about this. ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी चीज के बारे में, एक फंडामेंटल कॉन्ट्राडिक्शन की बात कर रहा है, स्लेवरी को लेके क्या कॉन्फ्लिक्ट रहा है इस पे बात कर रहा है, डिफरेंट कॉम्प्रोमाइजेस की बात कर रहा है। तो इन फाउंडेशन क्लासेस वी विल डू डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल। वहां हम मैप्स का भी यूज करेंगे, तो जिससे आप इन चीजों को और बेहतर समझ पाओगे। तो कुल मिला जुला के इस क्लास की अपनी लिमिटेशन है, मैं कितना डिस्कस करूंगा, देयर आर 3 क्वेश्चंस ओनली, उसी में 1.5 घंटे लग जा रहे हैं, तो इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आई होप दैट नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस एंटायर क्वेश्चन, कि लिंकन मेन थेसिस स्लेवरी इशू नॉट हैड टू बी डिसाइडेड वन वे और द अदर, कुड नो लॉन्गर बी वेडेड बाय द कॉम्प्रोमाइज। तो कॉम्प्रोमाइज का मतलब आप समझ गए, लिंकन का अप्रोच समझ गए, थेसिस समझ गए, क्या स्लेवरी को लेके इशू था, सिविल वॉर की टाइमलाइन, दिस इज ऑल। नाउ द आंसर इन पैराग्राफ फॉर्मेट। देखो, Abraham Lincoln's assertion that the issue of slavery could no longer be resolved through compromise reflected the deepening sectional crisis mid 19th century America. तो जब अब्राहम लिंकन स्टेटमेंट देते हैं कि इशू ऑफ स्लेवरी, ठीक है, इसको कॉम्प्रोमाइज से अब सॉल्व नहीं किया जा सकता, यानी वॉर हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट ही बता रहा है कि ये समस्या कितनी गंभीर हो चुकी थी, सेक्शनल क्राइसिस को जन्म दे चुकी थी 19th सेंचुरी में। अब देखो क्या है, इन फर्स्ट पैराग्राफ आई हैव रिटन कि अर्लियर पॉलिटिकल अरेंजमेंट सच एज मिसौरी कॉम्प्रोमाइज, बस आपको आंसर में रिफ्लेक्ट कर देना होता है कीवर्ड्स को।
and the compromise of 1850 had temporarily balanced the interest of slaves and free states. इन compromises से क्या हुआ था, जो free states और slave states हैं इनके इंटरेस्ट को बैलेंस करने की कोशिश की गई थी, बट द कंसेस नेब्रास्का एक्ट 1854 एंड द एक्सपेंशन ऑफ स्लेवरी इनटू द न्यू टेरिटरीज, ये वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की बात कर रहा है कि कंसेस नेब्रास्का एक्ट 1854 और स्लेवरी को नए टेरिटरीज में एक्सपेंशन को लेके जो डिफरेंसेस थे वो और भी ज्यादा गहरे हो गए। तब लिंकन का फेमस स्पीच आता है। लिंकन फेमसली आर्ग्यूड दैट अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड, highlighting the impossibility of coexistence between slavery and free labor system। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या है? However, Lincoln's role during American Civil War reveals a complex evolution. Initially, Lincoln's primary objective was the preservation of Union. शुरू में लिंकन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? यूनियन को प्रोटेक्ट करना, बचाए रखना, rather than the abolition of slavery। ठीक है, बट धीरे धीरे जैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, वॉर बढ़ा, तो लिंकन इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज दैट डिस्ट्रक्शन ऑफ स्लेवरी वाज एसेंशियल टू सिक्योर द यूनियन। यानी देखो, वही लिंकन पहले क्या सोच रहे हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? यूनियन को बचाना, स्लेवरी का मुद्दा सेकंड है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइजेस से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बाद में उसी लिंकन को यह लग रहा है कि नहीं, स्लेवरी के इश्यू को कॉम्प्रोमाइजेस से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, स्लेवरी को खत्म ही करना होगा, यानी कि अगर हम यूनियन बचाना चाहते हैं तो हमें स्लेवरी के मुद्दे को खत्म करना होगा। यह मुद्दा है। The Emancipation Proclamation of 1863 transformed the war into a moral and ideological struggle against slavery, while the eventual passage of the 13th Amendment institutionalized its abolition। 13th Amendment 1865 से slavery को abolish कर दिया गया। अब historical perspective भी है। Historiographically, liberal scholars portray Lincoln as a principled leader who resolved the slavery question। Liberal scholars मानते हैं कि लिंकन एक सिद्धांतवादी नेता थे जिन्होंने स्लेवरी का जो क्वेश्चन था इसको सॉल्व किया, रिजॉल्व किया, जबकि मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशंस यानी कि जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं, दे व्यू द वॉर एज द बुर्जुआ रिवॉल्यूशन रिप्लेसिंग स्लेव बेस्ड इकोनॉमी विद कैपिटलिस्ट फ्री लेबर। बुर्जुआ क्या मानते हैं? स्लेव बेस्ड इकोनॉमी से कैपिटलिस्ट फ्री लेबर की ओर। फिर आ जाओ इसके बाद रिविजनिस्ट हिस्टोरियंस, वो क्या कहते हैं? लिंकन एक्टेड प्रैग्मेटिकली रेदर देन आइडियोलॉजिकली। ठीक है, तो रिविजनिस्ट हिस्टोरियंस का अप्रोच तो है एक्सेप्टेबल। लिंकन्स थेसिस प्रूव्ड करेक्ट, लिंकन्स का थेसिस सही साबित हुआ कि कॉम्प्रोमाइज हैड फेल्ड, कॉम्प्रोमाइज आखिर फेल हो गया, एंड ओनली डिसाइसिव कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द सिविल वॉर रिजॉल्व द इशू ऑफ स्लेवरी। और फाइनली सिविल वॉर से जो डिसाइसिव कॉन्फ्लिक्ट था उससे ये स्लेवरी का मुद्दा खत्म हुआ, रिजॉल्व हुआ। सो दिस इज द पॉइंट। तो ये बात आप समझ गए। सो देयर इज अ थर्ड मॉडल ऑल्सो, और मेरे क्लास लेक्चर्स के बेसिस पे आप भी स्केच डायग्राम यूज करके उस आंसर को लिख सकते हो, जहां मैं इनके आंसर्स को स्केच और डायग्राम से बताता हूं। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन के आसपास ठीक ठाक आपको नॉलेज मिला होगा, इंफॉर्मेशन मिला होगा। चलिए, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, बुलेट फॉर्म में जो लिखा है ये भी एक बार बता दूं। सेम क्वेश्चन, सेकेंड फॉर्मेट। Lincoln believed that the contradiction between slavery and free labor had reached at a point where compromise was no longer viable। स्टेटमेंट का यही मतलब है। फेलियर ऑफ कॉम्प्रोमाइज, यहां हमने रिफ्लेक्ट कर दिया पॉइंट्स को। मिसौरी कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज ऑफ 1850, टेम्पररी फिक्सेस, कंसेस नेब्रास्का एक्ट, इंटेंसिफाइड कॉन्फ्लिक्ट और सेक्शनलिज्म। लिंकन का पोजीशन क्या है? हाउस डिवाइडेड स्पीच, अपोज्ड एक्सपेंशन ऑफ स्लेवरी। देखो, हम पूरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे, कीवर्ड्स लिखेंगे, एग्जामिनर को एक आइडिया लग जाएगा कि आपको पता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आपका कंक्लूजन वो मायने रखता है। रोल इन सिविल वॉर, इनिशियल एम, शुरू में एम का था प्रिजर्विंग यूनियन, देन इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन 1863, ये क्या है? मोरल शिफ्ट है। 13th अमेंडमेंट 1865 से क्या होता है? एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। फिर हम आते हैं हिस्टोरियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट। लिबरल्स क्या कहते हैं? लिंकन की मोरल लीडरशिप। मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं? बोर्जुआ रिवॉल्यूशन, रिविजनिस्ट, प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन, लिंकन को मानते हैं। कंक्लूजन क्या है? लिंकन्स थेसिस वाज वैलिडेटेड, लिंकन की बात सही साबित हुई। द सिविल वॉर डिसाइसिवली रिजॉल्व द स्लेवरी इशू, सिविल वॉर से स्लेवरी खत्म हुआ, विच डिकेड्स ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस हैड फेल्ड टू एड्रेस। यानी इसके पहले कई डिकेड्स से कॉम्प्रोमाइजेस करने की कोशिश की जा रही थी, बट कॉम्प्रोमाइजेस से जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था, फाइनली सिविल वॉर से वो बात हुई, वो चीजें सॉल्व हुई। अब देखो क्या है दिस क्वेश्चन नंबर 6C।
ये 10 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। 10 मार्कर क्वेश्चन मीन्स आपको 150 वर्ड्स लिखना है। लेकिन वो एक कहावत है ना कि देखने में छोटे न लगे और घाव करे गंभीर, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। आंसरिंग दिस क्वेश्चन मीन्स अंडरस्टैंडिंग द थीम्स इन टोटलिटी। जब भी आप थीम्स को इन टोटलिटी समझोगे तभी ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, नहीं तो वही कुछ ना कुछ लिख के आओगे जो लिख के आते हो, उससे काम नहीं बनने वाला। अब समझो इस बात को। 1848 revolutions frightened the crowned heads of Europe and caused several to abdicate। यानी 1848 की क्रांतियों ने यूरोपीय राजाओं को भयभीत कर दिया और उनमें से अनेकों को पद छोड़ना पड़ा। Those who remained, जो बच गए, were cognizant of the threats posed by liberalism, nationalism and socialism। जो बच गए वो उदारवाद, राष्ट्रवाद और समाजवाद से क्या खतरे थे, उनसे जनित धमकियां क्या थी, उनको इस बात का ज्ञान था, इस बात का नॉलेज था। कमेंट। सो व्हाइल राइटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वी मस्ट अंडरस्टैंड कि दिस क्वेश्चन इज रिलेट, द मेन थीम इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का मेन थीम क्या है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एंड वी ऑल नो दैट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज अ प्रोलॉन्ग्ड ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था ये क्या था? एक तरह से प्रोलॉन्ग्ड ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस था। इट वाज अ प्रोलॉन्ग्ड ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस एंड देयरफॉर द रिवॉल्यूशन व्हिच took place in 1789 is considered to be the beginning of this process। जो क्रांति 1789 में शुरू हुई, इसको हम क्या समझते हैं? बिगिनिंग ऑफ दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस की शुरुआत समझते हैं। एंड इन टोटलिटी व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो इट सिंपली मीन्स R1 प्लस R2 प्लस R3। बट संपूर्णता में जब हम फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं, एक प्रोलॉन्ग ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब R1, R2 और R3 है। Where we say R1 here indicates to 1789 revolution, R2 here indicates to 1830 revolution and R3 here indicates to 1848 revolution। यहां R3 किसकी बात करता है? 1848 revolution की। तो देखो R1 या 1789 जो है वो क्या है? This indicates a kind of पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। ये एक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन है जहां पे क्या होता है? जो एंशिएंट रिजीम है, ठीक है, ये खत्म होता है। जो फ्यूडलिज्म है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसको चोट पहुंचती है। बट 1830 के रिवॉल्यूशन में आते हैं हम, तो यहां पे एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव करते हैं एंड दैट इज लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, है ना। तो 1830 में व्हाट वी सी हियर लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, वो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म 1830 में आता है। एंड व्हेन वी एंटर 1848, है ना, तो यहां पे हम बात करते हैं रिपब्लिक्स की, डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस की। रिपब्लिक्स, हियर विल टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, हियर विल टॉक अबाउट सोशल जस्टिस। यानी जर्नी विच स्टार्टेड हियर टू सम एक्सटेंट, ओके, कंप्लीटेड हियर। जो यात्रा यहां शुरू हुई वो यहां खत्म हुई। दैट इज वाई द क्वेश्चन सेज दैट द 1848 रिवॉल्यूशन, 1848 का जो रिवॉल्यूशन है, इट फ्राइटेंड द क्राउन्ड हेड्स ऑफ यूरोप। 1848 के रिवॉल्यूशन से जो यूरोप के राजा महाराजा थे वो डर गए और उनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। दे हैड टू एब्डिकेट द थ्रोन। हालांकि इसके पहले भी रिवॉल्यूशंस हुए थे, बट ये बात 1848 में क्यों कह रहा है? इसके पीछे लॉजिक है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि एंड दोज हु रिमेन, जो बच गए, दे वर कॉग्निजेंट ऑफ द थ्रेट्स पोज्ड बाय लिबरलिज्म। जो बचे उनको ये पता था कि जो प्रोग्रेसिव आइडियल्स है फ्यूचर में, इनसे क्या खतरा हो सकता है। तो देखो 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज द बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्यूशन। ये रिवॉल्यूशन का बिगिनिंग है, जहां पे क्या हुआ, जैसे नेपोलियन आता है उसके बाद, आपको पता है कि 89 के बाद 1992, 92, 95, 99, 95, 99, 99, 1804, 1804, 1814, 15, ऐसे एक पूरा का पूरा एक हमें ट्रांजिशनल फेज देखने को मिलता है। नेपोलियन के रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आज ही की क्लास में मैंने बताया। तो व्हाट हैपेंड आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द एंड ऑफ फ्यूडल ऑर्डर वाज देयर, लिबर्टी, इक्वलिटी, है ना, पॉपुलर सॉवरेनिटी, कुछ हद तक पॉपुलर सॉवरेनिटी, ये सारी चीजें आई नेपोलियन के रिफॉर्म्स में हमें दिखती हैं। जब 1830 में रिवॉल्यूशन होता है,
है ना। तो जो रिएक्शनरी मोनार्की था इसको हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आता है, यानी कि यहां पर मोनार्की ही है लेकिन ये मोनार्की कैसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। यानी थोड़ा सा तो प्रोग्रेशन हुआ कि मोनार्की सिस्टम क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आता है, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आता है, ठीक है। 1848 में सेकेंड रिपब्लिक की बात की जाती है, यहां पर एक्सपेंशन ऑफ सफरेज की बात की जाती है, राइज ऑफ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक डिमांड्स की बात की जाती है। तो फॉर दैट रीजन 1848 रेवोल्यूशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। द रूलर ऑफ फ्रांस लुई 15 वॉज फोर्स्ड टू एब्डिकेट द थ्रोन, यानी 1848 के रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, जो लुई फिलिप था इसको क्या करना पड़ा, ही वॉज फोर्स्ड टू एब्डिकेट द थ्रोन, अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी। यानी कि मास अपराइजिंग्स जो थी, लोगों का जो विद्रोह था वो अब मोनार्कियल सिस्टम के लिए खतरा बनता जा रहा था। अच्छा देखो, जो कंजर्वेटिव ऑर्डर का सबसे बड़ा सिंबल था मेटरनिक, मेटरनिक वॉज द सिंबल ऑफ कंजर्वेटिव ऑर्डर, और मेटरनिक फ्लेड टू ऑस्ट्रिया। मेटरनिक भाग के कहां पहुंच गया, ऑस्ट्रिया 1848 में। तो दिखा रहा है कि जो कंजर्वेटिज्म था, जो रिएक्शनरी कंजर्वेटिज्म था, रिवॉल्यूशन के आइडियाज के अगेंस्ट जाने वाला कंजर्वेटिज्म था, उसको भी चोट पहुंची 1848 के रिवॉल्यूशन से। नतीजा क्या हुआ कि टेम्पररी, इस रिवॉल्यूशन की वजह से कई सारे देशों में टेम्पररीली लोगों ने क्या किया, दे स्टार्टेड ग्रांटिंग कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को मान्यता देनी शुरू कर दी, सिविल लिबर्टीज को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया, रिफॉर्म्स इनिशिएट करने शुरू कर दिए पूरे यूरोप में। वो सिविल लिबर्टी, वो रिफॉर्म जो कि लिबरलिज्म, नेशनलिज्म और सोशलिज्म के आइडियाज के साथ इन सिंक में थे, ये मुद्दा है, ठीक है, ये चीजें हैं। तो द 1848 रिवॉल्यूशन शॉक्ड द मोनार्कियल सिस्टम, दे फोर्स्ड द एब्डिकेशन ऑफ मेनी रूलर्स, द सिंबल ऑफ द कंजर्वेटिव ऑर्डर मेटरनिक फ्लेड टू ऑस्ट्रिया, various concessions were made by the ruler to suppress, or you can say that to counter or to appease the mass uprisings in their country. But at the same time they were also aware कि liberalism, nationalism and socialism as ideas are getting popularity. People are getting aware of these ideas and ultimately it will be a threat for all of us. Liberalism जब आइडिया के रूप में प्रमोट होगा, पॉपुलर होगा, लोगों तक पहुंचेगा, तो people will be familiar with the idea of a constitution. Popular sovereignty, civil liberties, the people will start talking about representative government. They will say कि absolute rule और arbitrary rule नहीं चलेगा, conservative regimes नहीं चलेंगी। तो liberalism as the idea, when it will be promoted, it will create threat for the monarchical setups or the rulers. Nationalism, अब देखो 1848 के बाद से ही जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली पढ़ते हो आप, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी बोथ कंप्लीटेड इन 1870-71। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी की प्रक्रिया की शुरुआत ही तो हो जाती है 1848 के बाद इस फेज में। यानी आफ्टर 1848 व्हाट वी सी कि इन मेनी कंट्रीज द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन एट जर्मनी एंड इटली इज लाइक नेशनल यूनिफिकेशन, नेशनल इंडिपेंडेंस है उनका। मेनी कंट्रीज व्हाट वी सी दैट द नेशनल इंडिपेंडेंस प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन इज स्टार्टेड। इससे क्या हुआ कि जो बड़े पावरफुल मोनार्क्स थे ऑस्ट्रिया जैसे कंट्रीज, उनको बहुत चोट पहुंची। दूसरी तरफ एक और आइडिया पॉपुलर होता है, नेशनलिज्म, तो ये आपने रिलेट कर लिया। सोशलिज्म, सोशलिज्म का मतलब क्या है कि कार्ल मार्क्स जैसा थिंकर। अब लोग इकोनॉमिक राइट्स की बात कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे। सोशलिज्म, कार्ल मार्क्स, एम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस, है ना, इकोनॉमिक राइट्स, पीपल वर टॉकिंग अबाउट दिस। तो नाउ द रूलर्स, the conservative monarchies in Europe, they were familiar कि these ideas are getting popularity and as a result what will happen, okay, in future we are going to face a lot of challenges। हालांकि 1848 का जो रिवॉल्यूशन रहा, इसका जो कह सकते हो कि बहुत स्टेबल नहीं रहा इसका इम्पैक्ट। थोड़े समय बाद फिर कंजर्वेटिव ऑर्डर ने अपनी पकड़ बना ली, है ना। जो अलग अलग ग्रुप्स इस रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके बीच एक कॉमन फ्रेमवर्क नहीं था, यूनिटी नहीं थी, तमाम ऐसे लिमिटेशंस थी। धीरे धीरे उन लोगों ने, कंजर्वेटिव ऑर्डर ने अपनी पकड़ फिर से मजबूत बनाई, बट स्टिल, है ना, ये सिग्निफिकेंट था क्योंकि 1848 के रिवॉल्यूशन ने इसके बाद जो कुछ भी हुआ यूरोप में उन घटनाओं को प्रशस्त कर दिया, जैसे यूनिफिकेशन ऑफ
इटली और जर्मनी जैसी घटनाओं को। सो इन ऑर्डर टू हैव अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थीम, आपको R1, R2, R3 तीनों हिस्ट्री ऑप्शनल के फाउंडेशन क्लास में डिटेल्स में पढ़नी होंगी, तो और बेटर समझ पाओगे। यहां तो मैंने क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत कुछ बता दिया। नाउ वी आर कमिंग टू द आंसर, पैराग्राफ फॉर्मेट आंसर। सो हियर I have written that revolution of 1848, often termed as springtime of nations, it posed a serious challenge to the conservative monarchies of Europe. ठीक है, यूरोप की जो कंजर्वेटिव मोनार्कीज थी इनको गंभीर खतरा पैदा हुआ, लीडिंग टू वाइड स्प्रेड अनरेस्ट, फोर्सिंग सेवरल रूलर्स सच एज लुई फिलिप ऑफ फ्रांस टू एब्डिकेट। बहुत सारे शासक जो है जैसे लुई फिलिप फ्रांस का, उसको अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी। These uprisings driven by liberal, nationalist and socialist aspirations, यानी 1848 में जो क्रांतियां हुई वो लिबरल, नेशनलिस्ट और सोशलिस्ट एस्पिरेशन से गाइडेड थी। They compelled monarchs to grant temporary concessions, उन्होंने मोनार्क्स को इस बात के लिए मजबूर किया कि वो लोगों को टेम्पररी कंसेशंस दें, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रिफॉर्म्स। ठीक है ना, टेम्पररी कंसेशंस उन लोग को दिया भी। इन रिवॉल्यूशंस ने द रिवॉल्यूशंस एक्सपोज्ड द वल्नरेबिलिटी ऑफ एस्टैब्लिश्ड रिजीम्स, इन क्रांतियों ने जो एस्टैब्लिश्ड रिजीम्स थी उनकी वल्नरेबिलिटी को एस्टैब्लिश कर दिया। एंड दे हाइटेंड अवेयरनेस अमंग रूलिंग एलिट्स ऑफ द ग्रोइंग आइडियोलॉजिकल थ्रेट्स। जैसे लिबरलिज्म, लिबरलिज्म ने क्या किया, इट डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। नेशनलिज्म ने क्या किया, इट शॉट पॉलिटिकल यूनिफिकेशन एंड इंडिपेंडेंस। सोशलिज्म आर्टिकुलेटेड ग्रीवेंसेस ऑफ द वर्किंग क्लास, यानी लिबरलिज्म की मेन डिमांड क्या थी, नेशनलिज्म की क्या थी, सोशलिज्म की क्या थी, ये बता दिया हमने। सोशलिज्म इंस्पायर्ड बाय कार्ल मार्क्स बता दिया। However, the revolutions ultimately failed. Revolution fail भी हो गया, हालांकि देखो they were not completely failed. यहां थोड़ा सुधार कर लेना, लिख लेना revolutionary, the revolutions है ना were successful to some extent, है ना, they were not failed completely due to, but still they were failed in their objective due to internal divisions among revolutionaries and the resilience of conservative forces which regained control by 1849. 1848 में revolution हुआ और 1849 में जो रिएक्शनरी पावर्स थी धीरे धीरे उन्होंने अपनी पकड़ फिर से मजबूत बना ली। हिस्टोरियोग्राफिकली, while liberals see them as a step towards constitutionalism, Marxists view them as premature class struggle. लिबरल्स कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की दिशा में ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम था 1848 का रिवोल्ट। मार्क्सिस्ट कहते हैं कि ये प्री मैच्योर क्लास स्ट्रगल था, इसका कोई बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं रहा। दिस डिस्पाइट द इमीडिएट फेलियर, इमीडिएटली लॉन्ग टर्म उसका तो सिग्निफिकेंस है, क्योंकि यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी इस प्रोसेस को इसने क्या कर दिया, इंश्योर कर दिया। तो इमीडिएट फेलियर, द रिवॉल्यूशन हैड अ लास्टिंग साइकोलॉजिकल एंड आइडियोलॉजिकल इंपैक्ट ऑन यूरोपियन पॉलिटिक्स। ठीक है, इन रिवॉल्यूशंस का एक लास्टिंग इंपैक्ट है। ये क्वेश्चन 10 मार्कर और 150 वर्ड्स है, तो आंसर में हमने रिफ्लेक्ट किया उन सभी पॉइंट्स को। नाउ इन बुलेट फॉर्मेट द आंसर इज लाइक दिस। इंट्रोडक्शन, द रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 रिप्रेजेंटेड अ वाइडस्प्रेड चैलेंज टू यूरोप्स कंजर्वेटिव ऑर्डर, अलार्मिंग मोनार्कीज अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। इमीडिएट इंपैक्ट क्या है, एब्डिकेशंस, लुई फिलिप को सत्ता छोड़नी पड़ी, फॉल ऑफ मेटरनिक, टेम्पररी लिबरल कंसेशंस, आइडियोलॉजिकल थ्रेट्स किससे पैदा हुए, लिबरलिज्म, नेशनलिज्म और सोशलिज्म से। लिबरलिज्म में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड, नेशनलिज्म में क्या है, यूनिफिकेशन मूवमेंट्स, सोशलिज्म में वर्किंग क्लास असर्शन। लिमिटेशंस बता दिया कि जो क्रांति में शामिल तत्व थे, जो विचारधाराएं थी, जो लोग थे, उनकी एक सीमा थी, लिमिटेशन थी, वो क्या थी, इंटरनल डिविजन्स अमंग रिवॉल्यूशनरीज। यही रीजन था कि जो मोनार्कियल सेटअप्स थे उन्होंने 1849 आते आते दोबारा अपना कंट्रोल रीस्टैब्लिश कर लिया। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की बाय 1849। हिस्टोरियोग्राफी क्या कहती है, लिबरल प्रोग्रेस टुवर्ड्स रिफॉर्म्स, यानी कि 1848 रिवॉल्यूशन वाज लाइक मेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स द रिफॉर्म। मार्क्सिस्ट इसको कहते हैं अर्ली प्रोलेटेरिएट स्ट्रगल, है ना, या प्री मैच्योर कहते हैं इसको। रिविजनिस्ट कहते हैं कि स्ट्रक्चरल वीकनेस एक बड़ा रीजन था 1848 के रिवॉल्यूशन में। कंक्लूजन, ऑल्दो द 1848 रिवॉल्यूशंस फेल्ड इन शॉर्ट टर्म, यहां बताया हमने पूरी तरह से फेल नहीं था, फेल इन शॉर्ट टर्म बट इन लॉन्ग टर्म इसने क्या किया, है ना, यूरोप में जो दूसरे रिवॉल्यूशंस हुए या जैसे पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी, ऐसी तमाम चीजें, इसको एक तरह से इसने प्रोमोट किया। तो टेम्पररी फेल्ड बट दे डीपली अनसेटल्ड European monarchies and highlighted the enduring threat of modern political ideologies। तो modern political ideologies हैं, है ना, इनसे भविष्य में मोनार्क को क्या खतरा हो सकता है, मोनार्क इस बात को भली भांति समझ रहे थे। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6 A, B, C। ठीक है, तो हमने डिटेल में डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस द थीम, वी ऑल्सो हैव डिस्कस 2 आंसर मॉडल्स यहाँ,
दो आंसर मॉडल्स भी डिस्कस किए जिससे कि आपको थीम पूरी तरह से समझ में आ जाए। नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो क्या होगा, दैट विल बी वीडियो नंबर सी, पार्ट सी में वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 ए, बी एंड सी, ठीक है ना। तो पार्ट सी में ये 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो योर टास्क इज व्हाट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि 3 क्वेश्चंस 1 डे, ये फॉर्मूला आप बनाइए एंड पीवाईक्यू को आंसर लिखिए, आंसर ही नहीं लिखना है। 3 क्वेश्चंस इन अ 1 डे मीन्स व्हाट, you also have to read and revise the theme of that question from your class notes। हिस्ट्री ऑप्शनल की फाउंडेशन क्लासेस आपने जहां से भी की हैं, तो आपको जो भी मैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो आपको वो पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है और ये देखना है कि उसका थीम हिस्ट्री ऑप्शनल में जो आपको बताया गया है, तो साथ ही साथ उस थीम को भी आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।